The very first thing that comes into mind is a definition given by Sri Swami Vivekananda. Education is the manifestation of the knowledge already within. But you need a perfect guru to manifest such education. ये किसने कहा है? ये मैंने कहा है. Good morning, all of you. CA फाउंडेशन का फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया CA सिलेबस का, that you have appeared for CA foundation exam. I just hope that you have given fantastic papers and you will be coming up with the very flying colors, guys. At the same time, अभी एग्जाम हो गई, रिजल्ट आने में समय है. ये जो समय है ये हमने क्यों गंवाना चाहिए? सर, इतनी मेहनत की हमने 5-6 महीने, और अभी जो है एग्जाम हुई है एंड अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि हमें जो है एक अपना करियर सेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को लेके चलना पड़ता है. इसलिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दीज 1 month, 1.5 month, I think we can strike off some deal. What kind of deal? Guys, December you can enjoy, no problem. अभी अभी आपकी एग्जाम हुई है, 2-4 दिन हुए, फर्स्ट वीकेंड है आपका. ये आप फर्स्ट वीकेंड भी आप हमारे साथ जुड़े हो सुबह 11 बजे, 11:15 बजे, ये भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब हमने फैकल्टी मीटिंग किया सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो उसमें से ये बात सारे फैकल्टीज ने कही कि नहीं, पूरा समय रिजल्ट तक का बर्बाद करना ये ठीक नहीं है. एटलीस्ट दे शुड बी इन टच विद द स्टडीज. अभी और एक एग्जाम बाकी है. आप में से कुछ लोगों ने ऑप्ट आउट किया था, उनकी एग्जाम जनवरी एंड में है, तो वो प्रिपेयर कर ही रहे. और आप दोनों लोगों को, मतलब जिन्होंने दिसंबर 2020 की एग्जाम दी और जिन्होंने 2021 जनवरी की एग्जाम दी, इन दोनों लोगों को अल्टीमेटली नवंबर अटेम्प्ट मिलने वाला है फॉर सीए इंटरमीडिएट. तो हाउ विल वी प्लान आवर करियर फॉर सीए इंटरमीडिएट? गाइज, you are in very safe hands because CAPS Academy is being led by CA PH Midkari sir. You all know he is Master of Masters, having a teaching experience of 42 years now. And he is our Managing Director and Principal Faculty. और ये ऐसे इंसान है, इन्होंने कई मेरिट्स नागपुर में दिए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 गौरव श्रीवागी जी. गौरव श्रीवागी जी इंटरमीडिएट में भी रैंक होल्डर थे. सीए इंटर में उनका जो है 23rd रैंक था. एंड सीए फाइनल में इतनी सही तरीके से पढ़ाई उन्होंने की. मिडकरी सर के स्टूडेंट थे ये, और सीए फाइनल में इन्होंने रैंक 1 लाया. ऐसे सिर्फ गौरव श्रीवागी ही ऐसा नहीं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर सो मेनी मेरिट्स आर देयर. और ये ऑल लेवल पे मेरिट्स है. अब एक बात तो है कि सीए फाउंडेशन में वी डोंट हैव एनी मेरिट रैंकिंग, बट सीए इंटर के लिए वी हैव मेरिट रैंकिंग, सीए फाइनल के लिए वी हैव मेरिट रैंकिंग. सो डेफिनेटली हमने उसके लिए अच्छी कोशिश करनी चाहिए. इफ वी आर इन मेरिट रैंकिंग, डेफिनेटली हमारा करियर को एक अच्छा और लेवल मिल जाता है. सो सीए पीएच मिडकरी सर ने जिस प्रकार से इन बच्चों को क्राफ्ट किया है, इन बच्चों को एक मुकाम पे पहुंचाया है, वैसे ऑन दी अदर हैंड ही हैज क्रिएटेड अ फैंटास्टिक टीम. एक बहुत अच्छी टीम उन्होंने इस साल बनाई है, रादर पिछले साल ही बनाई है. और नागपुर के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है, इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज का जो है कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया. आई एम श्योर यू
must be aware of the team, but still, हाँ, before that, last year का जो एग्जाम हुआ था उसमें we had our rank holders at CA foundation level, at inter level, and जो मैं बात कर रहा था, he has crafted a fantastic team. तो इस टीम में से कौन कौन लोग आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाले हैं? सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का प्लानिंग कुछ 4 जनवरी से इन्होंने किया है और ग्रुप 2 का प्लानिंग भी 4 जनवरी से किया है. कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 2 सब्जेक्ट्स, ये सीए पीएचडी के सर पढ़ाएंगे. ग्रुप 1 का टैक्सेशन निखिल साड़ा सर पढ़ाएंगे. ग्रुप 1 का जो अकाउंट्स है जुबैर खान सर पढ़ाएंगे. और ग्रुप 1 का जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है वो प्रवीण चौधरी सर पढ़ाएंगे. अब दोस्तों, ये 4 जनवरी से कैसा शुरू होने वाला है, क्या शुरू होने वाला है, ये सारी बातें पे अपन आएंगे. लेकिन पहले कुछ हम हमारे मास्टर ऑफ मास्टर्स मिटकरी सर जो है उनसे कुछ बात सुनेंगे और फिर मैं आपको ग्रुप 1 और रादर ग्रुप 2 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. ग्रुप 2 में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिटकरी सर, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस निखिल साड़ा सर, एडवांस अकाउंट्स जुबैर खान सर, अमन जैन सर ईआईएस एफएम और इंद्रेश गांधी सर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. इन सबका टीचिंग स्टाइल क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इन सारी बातों पे अपन आएंगे. लेकिन पहले समझते हैं ओपनिंग एड्रेस बाय सीए पीएच मिटकरी सर और वो अपने को कैसा गाइडेंस, क्या गाइडेंस देने वाले हैं, इसके बारे में अपन पूरी पूरी बात उनसे समझते हैं. आई रिक्वेस्ट सीए पीएच मिटकरी सर टू प्लीज डू द ऑनर्स. Hello, good morning, everybody. At the outset, I wish best of luck, best of the result for all these students who appeared for CA Foundation examination. As Virag has introduced you, we'll be starting from 4th January. You have an opportunity to attend to best of faculties. You are aware I am Pramod Mitkari. I have been teaching to CA students for foundation, intermediate, and final for last 41 years. For intermediate, I'll be teaching costing, which is for 100 marks, and financial management, which is for 60 marks. And that paper is attached with economics that will be dealt with by Nikhil Sarda sir, who has taught you economics in foundation also. As far as I'm concerned, I prepare the study notes based on my experience. And it is found that every type of the question which is asked in the exam, you'll find in my material. Even this paper, November 2020 paper, you can just bring the paper. I can show you the questions or that type of question. There will be difference in numbers. Some of the questions are as it is, but in some questions there will be difference of only number. The type will be same. I can show you in my material of costing as well as in financial management. All practical and theory questions are dealt with in the material. Theory questions, it is dealt with in question answer form, because merely reading theory, many times students are not able to judge as to what they have to write in the exam. So the theory part for financial management as well as costing has been dealt with in such a way that it is in the chronological order, but it is in question answer form, so that students can remember and they can understand what to write in the exam also simultaneously with the proper knowledge of the subject. While teaching the subject, I explain the complete concepts in a very simple language with day-to-day practical examples, so that the students understand clearly and remembers forever
all the concepts so that he can correctly solve the questions in the exam. Now, because CA is a professional exam, I do not restrict myself to just giving the knowledge for the exam. I don't want that you should be only examining. You should be a good student. You should have good studied the subject in depth because you are going to be a professional. So you should be able to solve the practical life problem. Therefore, while teaching, I give many tips in my lecture which help you in your articleship, in your final exam, and even beyond that during your employment or practice, as the case may be. You'll be given duly updated material, which will include all recent exam questions, including November 20 examination. My all team members are highly qualified, experienced, dedicated, and extremely good teachers. That is the most important thing. You know, one may have very big degrees, but then if he's not a good teacher, he's of no use to you. I have made a proper selection of all the faculties, and they have been duly trained, and they are extremely good teachers. You can just attend their lectures and understand what I'm saying. Myself and all other faculties are dedicated to solve all your difficulties, even on one-to-one basis. Like we don't know really whether वो pandemic की वजह से फिर भी बंद ही रहेंगे कि कब चालू होंगे, actual live class कब चालू होंगे, ये सब तो अभी पता नहीं है. लेकिन जैसा अभी का situation है उसमें जो पिछली बैच में भी हमने देखा है कि स्टूडेंट लोगों को जो भी डिफिकल्टी आती है to send or the real difficulties on WhatsApp. I used to solve them, send it to them, the solution. And then again, I used to call them. You call me on phone, you have a solution, we can discuss again on one-to-one basis. So that much is done not only by me, but all my team members. You can all attend and have your own experience, and based on your own experience, you can decide. Now we complete all, the most important part is we complete all our syllabus. We duly complete all our syllabus as per the given schedule. Whatever schedule of time we give, it has been our experience that we do it everything. Every faculty completes its syllabus. It is not like going on and on and on till the examination date. So that you can get sufficient time. If it is completed as per schedule, you get sufficient time for revision and for preparing for the exam, for test series and all that. तो अभी क्या है कंपटीशन का now these are the days of the competition. तो हो सकता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो आपको बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन देंगे. तो सो यू जस्ट डोंट रिलाई ऑन देम, यू वेरीफाई. जैसे वो बोलेंगे आपको इनका मटेरियल आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बोलेंगे अमेंडेड नहीं है. तो पहली तो बात, कास्टिंग एफएम में अमेंडमेंट नहीं होते. देयर विल बी सम स्मॉल चेंजेस इन सिलेबस. वो भी चेंजेस ऐसे रहती है कि दे आर डिलीटिंग, यानी जो जो कठिन चीजें वो सिलेबस में से थोड़े थोड़े वो रिमूव करते जा रहे हैं सो दैट द रिजल्ट्स कैन इंप्रूव. बट देन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से इंपॉर्टेंट होती है. आई कैन गिव एन एग्जांपल. सपोज कोई डॉक्टर है और वो पास होने के बाद प्रैक्टिस शुरू किया, उसके पास आप गए पेशेंट होके, फिर वो आपको चेक करेगा और बोलेगा कि यार इसमें ऐसा आपको डिसीज है कि जो मेरे सिलेबस में नहीं था, तो आई कांट ट्रीट इट. तो ये प्रोफेशनल लोग ऐसा नहीं कर सकते. सीए जो है वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आई कैन नॉट डील विद दिस सिचुएशन बिकॉज इट वाज डिलीटेड फ्रॉम माय सिलेबस. तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के हिसाब से तो पूरा पढ़ाते ही हम, बट इन एडिशन टू दैट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें काम में आने वाली है उसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है वो चीजों के हिसाब से भी पढ़ाना पड़ता है. उस हिसाब से मटेरियल हम बनाते हैं. तो ऐसा है, थोड़ा सा अपन ने ज्यादा पढ़ लिया, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से पढ़ लिया तो यू विल नॉट बी फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट. ये भी ध्यान रखना चाहिए. बहुत बार आप सुनते होंगे कि भी द सीएस आर नॉट एम्प्लॉयबल. बहुत बार आप सुनते हो इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. रीजन, they are only good examinees, they are not good students. So we want at our institution, at Midkill Research Caps, we want that you should not be just an examinee, you should be a good student. You should have learned the subject in a professional way so that you can face the professional world tomorrow when you pass out as a chartered accountant. Because when you are a chartered accountant, you are holding yourself out as an expert in the field. So the expert cannot say that this is not in my syllabus, that is not in my syllabus and all that. Of course, scoring good marks in the exam is a must. For that, I take due care कि सारे आपके exam questions include होते हैं,
सारे आपके स्टडी मटेरियल जो है लेटेस्ट आपका, उसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सी द पेपर, क्वेश्चन पेपर आप लाइए और हमारे मटेरियल में हम आपको बता देते हैं। सो दैट इज अ टेस्ट एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड फॉर सो मेनी इयर्स। यू कैन आस्क टू माय पास्ट स्टूडेंट्स आल्सो कि वेदर आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स। पेपर हो गया कि दूसरे दिन हम लेके आते हैं और स्टूडेंट लोगों को बता देते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे कौन से मटेरियल में कौन से पेज पे है, सॉल्यूशन भी बता देते हैं उसका। तो दैट वे आपको यानी टू गेट योर सक्सेस देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट गेट अ सक्सेस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आपके कॉपी में है, सॉल्व है। फिर उसके बाद 100% समझ चुके हैं, उसके बाद आप बार बार जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है वो पूछ सकते हैं, 1-to-1 फैकल्टी को पूछ सकते हैं। अब इससे और ज्यादा क्या करना है? ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, यानी कि आपको पढ़ाई करना है। तो कहते हैं कि भाई ऊपर से बृहस्पति भी खुद खुद आ जाए पढ़ाने के लिए, तभी भी जब तक स्टूडेंट पढ़ता नहीं है तब तक वो नहीं समझेगा। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर एनी फैकल्टी। तो इसलिए हम ये हमारा स्टाइल ऐसा रहता है कि जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है मान लो, तो वो हर एक आपको 2-2 3-3 रोज हम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं आगे के क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट डे व्हेन वी कम इनटू द क्लास वी सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एंड देन वी मेक यू आस्क डिफिकल्टीज कि भी इसमें आपको क्या डिफिकल्टी है। हर एक लाइन बाय लाइन आप डिफिकल्टी पूछ सकते हैं जहां भी आती है आपको। एंड देन after that you are also taking down that from the board and then आपको एक बार और सॉल्व करके देखना है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपका हर एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किया हुआ रहेगा। एक बार आपने पहले घर में करके देखा, दूसरी बार हमने क्लास में किया, बोर्ड पे लिखा, आपने लिख लिया, और तीसरी बार आपको फिर से एक बार करके देखना चाहिए। ये चीजें करोगे तो आपको किसी को भी 80-90% के ऊपर ही मार्क आएंगे हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, और जिनको नहीं आते वो ये काम नहीं करते। दैट्स मेन प्रॉब्लम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना तो है ही, मेहनत तो करना ही है। ओके, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। आई हैंड ओवर टू विराट मिटकरी। थैंक यू वेरी मच मिटकरी सर। सो दोस्तों, मिटकरी सर की खास बात बता दूं, मिटकरी सर खुद जो है बहुत लाइव टीचर है, और पूरी क्लास जो है इनकी हमेशा हंसती रहती है उनके जोक्स पे, उनके एग्जाम्पल्स पे। बहुत पायनियर है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड वे से समझाते हैं। इसका नतीजा ये है कि आज नागपुर में जितने टीचर्स भी हैं उसमें से 90% टीचर्स जो इंटर पढ़ा रहे हैं वो मिटकरी सर के जो है स्टूडेंट्स है कभी ना कभी। और जितने मेरिटोरियस लोग आप देखते हो, तो मेरिट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मेरिट लाने में मिटकरी सर का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अपन ने अगर खुद मिटकरी सर से ही पढ़े तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली अपने को बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मिटकरी सर ने आपको बताया रिगार्डिंग कॉस्टिंग ऑफ ग्रुप 1 और रिगार्डिंग एफएम ऑफ ग्रुप 2। तो कॉस्टिंग पोर्शन ग्रुप 1 का और एफएम पोर्शन ग्रुप 2 का ये आपको मिटकरी सर पढ़ाने वाले हैं। एक नेक्स्ट जो हमको सब्जेक्ट के बारे में जानना है, ही इज सीए निखिल सारडा सर। आप में से बहुत सारे लोग इनको अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप इनसे 11-12 भी पढ़े हुए होंगे, और सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी आपने इनसे पढ़ा ही होगा। ये भी इंडस्ट्री के एक जाने माने सीए है और खुद बिजनेस भी करते हैं। तो बिजनेस करने के वजह से जो इनपुट्स इनको मिलते हैं और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट वो इनपुट्स कैसे अप्लाई करना, ये बात ये बेखूबी से जानते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाते हैं। आपने सीए फाउंडेशन में एक्सपीरियंस किया होगा। आप में से अगर कोई नया है तो यूट्यूब पे जरूर जाके देखिए इनके सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स कैसे, सीए इंटर के लेक्चर्स कैसे। अब ऐसे शख्स जब हमको टैक्सेशन पढ़ाते हैं तो वी गेट टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट वेरी इजीली, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। तो ये न्यू सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ अच्छे से तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये प्रैक्टिकल में भी गिना जाता है और थ्योरी में भी थोड़ा बहुत गिना जाता है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, बहुत सारी प्रोविजंस भी आपको इसमें लर्न करनी पड़ती है।
और इसके लिए बेस्ट suitable faculty in entire central India is none other than CA Nikhil Sada sir. I request CA Nikhil Sada sir kindly guide our students. Thank you, Virag sir. Thank you, Virag sir. First of all, I would like to congratulate friends, all of you. सबसे पहले आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग 100% पास होंगे. 100% आपका रिजल्ट बेटा पॉजिटिव आएगा. काफी चीजें मिटकरी सर ने आपको बताया, विराग सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे हम लोगों की मीटिंग हुई थी सात इंटर फैकल्टीज की, और हमने डिसाइड किया कि भैया इतना समय वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से लिंक टूट जाती है. मेन रीजन इसका है कि पढ़ाई से आप लोग इतने कंटिन्यूस 6 महीने से रिग्रेस स्टडी कर रहे हो, और वो लिंक टूटना नहीं चाहिए आपकी, क्योंकि इंटर में और रिग्रेस हमको स्टडी अच्छे से करनी पड़ती है. दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये सोचा कि भैया 1 महीना इनको आराम करने दो, एंड 4 जनवरी से हम लोग आप लोगों का बहुत लंबा दिन भर क्लास नहीं चलेगी, 2 to 3 आवर्स हम लोग रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लोगों को टीच करेंगे. वो टाइम टेबल विराग सर उसके बारे में आपको बता देंगे पूरा. अब सबसे पहले बेटा मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ. आई एम टीचिंग सीए इंटर में मैं टैक्सेशन सब्जेक्ट जो है, जो आपका ग्रुप 1 में पूरा 100 मार्क्स का है, वो पढ़ाता हूँ. एंड साथ ही साथ सीए इंटर में ग्रुप 2 के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मिटकरी सर पढ़ाते हैं 60 मार्क्स का, उसमें जो 40 मार्क्स का एक पोर्शन है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. पहले सीए फाउंडेशन के पहले सीए सीपीटी हुआ करता था, जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों रहता था. अब ऐसा हो गया है कि मैक्रो वहां से हटके सीए इंटर में आ गया, और ये जो इकोनॉमिक्स आया है बेटा, ये बहुत अलग लेवल का इकोनॉमिक्स है. मैं कई बार 11th-12th में पढ़ाते वक्त ये बताता हूँ कि आपको सीए इंटर में पढ़ने मिलेगा, ये सीए इंटर में पढ़ने मिलेगा. और स्टूडेंट्स मतलब जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि सर इकोनॉमिक्स जो बताते हैं बेस इतना अच्छा मतलब क्रिएट हो जाता है हमारा 12th के अंदर या फाउंडेशन के अंदर, कि इंटर में हमको उतनी तकलीफ नहीं जाती. वैसे 12th के अंदर आपका इकोनॉमिक्स मैक्रो है, लेकिन सीए फाउंडेशन में मैक्रो का कुछ भी पार्ट नहीं है, और सीए इंटर में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो ये इकोनॉमिक्स की तो बात, पहले इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ बेटा. सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नागपुर में सीए इंटर लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का सिर्फ मुझे है, और हाईएस्ट एवर स्टूडेंट्स टॉट नागपुर में सीए इंटर में इकोनॉमिक्स के, ये भी मैंने पढ़ाया है. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड थैंक्स टू सीएपीएच मिटकरी सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, अपने साथ रखा पढ़ाने के लिए, नहीं तो इतना अच्छा लेवल नहीं आ सकता था बेटा. एंड मैं 6 बैचेस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सीए इंटर में मैं पढ़ा चुका हूँ. लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पास ज्वाइन किया था, मतलब हमारे यहाँ ज्वाइन किया था इकोनॉमिक्स एंड एफएम, वो सबका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हुआ बेटा. और आप पता कर सकते हो इसके अंदर लास्ट अभी जो एग्जाम हुई है उसके अंदर अदर एकेडमीज का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, और एग्जाम के एक एक हफ्ता पहले तक उनकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है. तो जो बैच जितने भी अमाउंट की थी, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उसमें तो सिर्फ 5% स्टूडेंट्स रह गए, यानी कोई देखने को तैयार नहीं है. आप इमेजिन करो ना बेटा, एग्जाम का एक हफ्ता पहले का टाइम है और कोई आपको बोल रहा है क्लास अटेंड करो, आप कैसे अटेंड करोगे? सिलेबस तो दूर की बात है, नोट्स में मिस्टेक, जो हमें गिनाते हैं उनके खुद के नोट्स में मिस्टेक. नंबर 1. नंबर 2, नोट्स टाइम पे नहीं देना, एक चैप्टर बाय चैप्टर देना. तो ये एक मतलब ये एक बहुत ऐसी चीज है कि ग्रुप 1 के बारे में ही बात करते टाइमली सिलेबस कंप्लीट, ग्रुप 2 के बारे में कोई बात नहीं करता. क्यों भाई? ग्रुप 2 भी तो बच्चों ने पढ़ाया ना. तो आधे से ज्यादा बच्चों ने, सिर्फ 5% बचे थे. मुझे पता चला कि इकोनॉमिक्स के अंदर इतना डब्बा गोल था. ठीक है. और जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, एक बात और मैं और बोलना चाहूंगा, जहां बात क्वालिफिकेशन और डिग्री की आती है, तो जो लोग सीए इंटर में, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सीए इंटर में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो खुद सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं है. ये भी आपको मैं बताना चाहूँ. ठीक है. तो ये तो चलो बात इकोनॉमिक्स की हुई. इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ बेटा टैक्सेशन की. टैक्सेशन सब्जेक्ट मैं कई बार, मुझे ऐसा कहा जाता था लास्ट टाइम जब मैंने टैक्सेशन इंटर लेवल पे स्टार्ट किया था, तो लोग बोलते थे यू आर न्यू, बट आई एम नॉट न्यू. आई वाज ऑलरेडी टीचिंग टैक्सेशन एट सीए फाइनल लेवल. जीएसटी आने के बाद
मैंने जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंटर लेवल पे और फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा मिल गई तो आई हैव लेफ्ट सीए फाइनल। सीए फाइनल में मैंने मेरा करियर ही टैक्सेशन से स्टार्ट किया। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस उस समय हुआ करता था, आज से 6 साल पहले, तब मैं सीए फाइनल को पढ़ाता था। और अभी मैंने लास्ट टाइम सीए इंटर के लिए जीएसटी एंड टैक्सेशन 60 मार्क्स का बेटा डायरेक्ट टैक्स है और 40 मार्क्स का आपका जीएसटी है, ये मैंने स्टार्ट किया, जिसको इतना मुझे अप्रिशिएबल मिला। आई वॉज हैविंग अराउंड 25 to 26 स्टूडेंट्स और वो इतने हैप्पी थे। जैसे ही जब पेपर देने के बाद सबका, कई लोगों का मुझे फोन आया, सर आपने जो अमेंडमेंट्स बताए थे सर उसी में से आया, सर आपने ये क्वेश्चन करा ये एज इट इज आया। तो बड़ा बेटा ऐसी खुशी हुई है कि अपने जो पढ़ाया वो पूरा के पूरा एज इट इज, यानी एक भी चीज अपने बुक के बाहर की नहीं, अपने नोट्स के बाहर की नहीं है। अपन ने जो अमेंडमेंट लेक्चर दिया था, उसके बाद जो साथ में रिवीजन करवाया था, क्लास टेस्ट ली थी, पूरे पेपर जो है उसके बाहर का कुछ नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता एज इट इज नंबर्स के साथ प्रॉब्लम सेम आते हैं, लेकिन यस वैसा ही सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम हमारे बुक के अंदर रहता है। और साथ ही साथ जो जो अमेंडमेंट्स मैंने कहे थे, ये गैसिंग रहती है बेटा हम लोगों की, कि अमेंडमेंट्स टैक्सेशन में ह्यूज अमेंडमेंट्स रहते हैं, ह्यूज, जीएसटी में उससे ज्यादा। तो जो अमेंडमेंट्स रहते हैं उन पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाती है, चांसेस वो सबसे ज्यादा रहते हैं। कम से कम 40 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स का पेपर मैं कहूँ तो अमेंडमेंट से रहता है। अगर किसी इंसान ने टैक्सेशन अच्छे से, मतलब गधे जैसे नहीं घोड़े जैसे अकल से अगर पढ़ लिया, तो उसको एग्जेम्पशन टैक्सेशन में आना कोई बड़ी बात नहीं। जबकि कई बच्चों को टैक्सेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट मेरा एक खूबी है, मैं ज्यादा बहुत अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन एक खूबी आपको जरूर बताऊंगा कि एक ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट का डाउट मैं पर्सनली सॉल्व करता था टैक्सेशन में। मेरी क्लास में टैक्सेशन के अंदर एक एक बच्चे के बाजू में बैठ के, आई रिपीट, एक एक बच्चे के बाजू में बैठ के मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करवाता था। कैसे सॉल्व कर रहे वो चेक करता था, और साथ ही साथ एक एक स्टूडेंट की मैंने कॉपी चेक की है। ये तो पेंडेमिक के कारण हमको फिर ये बंद करना पड़ा था, वीडियोस देने पड़े थे, नहीं तो आप एक एक बच्चे से, जो मेरे क्लास में थे 25 स्टूडेंट्स, 25-26 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप उनसे पूछ सकते हो, सब बोलेंगे सर बाजू में बैठ के कराते थे। एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ सो एंड सो फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो, उसके बाद टेबल बना के स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे अकाउंट्स पे आप बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड ऐसा ऐसा करते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सब नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बच्चों की आदत डलवाता हूँ कि वहां से लिखना स्टार्ट करो। जो बच्चा वहां से नहीं लिखता उसकी कॉपी नहीं चेक करता था, फिर वो बराबर बेचारा ईमानदारी से अच्छे से लिखता। तो ये आदत जो है आपको सीधा एग्जाम में काम आती है कि देखो भैया हमको ये यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि बेटा नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपको नाम के आगे सीए लगाना है, प्रेजेंटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। आजकल रादर मैं बोलूँ प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। मैं कई बार कहता हूँ कि भैया बोल्ड लेटर्स जो आपके इकोनॉमिक्स में मेरिट डिमेरिट्स रहते हैं, वो जो बोल्ड लेटर्स है हेडिंग वो वैसी की वैसी होनी चाहिए। अंदर आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेडिंग वैसी की वैसी होनी चाहिए इफ यू वांट मार्क्स। वैसे ही प्रेजेंटेशन टैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स आप कहाँ लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बेटा। तो ये सब कुछ मैं एक एक बच्चे को सिखाता हूँ। ये मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताया बेटा। बाकी तो आप लोग, मैं तो कहूंगा कि आप लोग ऐसे भी मेरी बात पे विश्वास मत, कुछ लोग तो मुझे जानते हैं वो मुझे विश्वास करते हो, लेकिन ऐसे विश्वास मत करो। यू शुड अटेंड द डेमो लेक्चर, देन यू शुड डिसाइड, क्योंकि खुद मरे सिवा स्वर्ग नहीं दिखता, ये बात हमेशा मेरे ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विराग सर। थैंक यू सो मच निखिल सर। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। टैक्सेशन में ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा आगे जाके समझोगे तो मेरी बात को आप ट्रेस भी करोगे कि विराग ने जो बोला था उस दिन वो सही बोला था। टैक्सेशन में पहले 2-3 चैप्टर बहुत आसान है, पहले 2-3 चैप्टर को समझना भी बहुत आसान है। मजा शुरू होती है जब पीजीवीपी नाम का चैप्टर शुरू होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको सो दैट आपको याद रहेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीवीपी। वहां से इस इनकम टैक्स का सही रूप जो है हमारे सामने आता है। अब होता क्या है, कुछ कुछ जो टीचर्स होते हैं टैक्सेशन के, पहला दूसरा चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, बेसिक्स, एग्जम्पशन, सेक्शन 10 के एकदम आसानी से पढ़ा देते हैं, एकदम चमका के बढ़िया मोटिवेशन कर करके पढ़ाते हैं। बच्चों को लगता है वाह 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 हमें तो भगवान मिल गए। अब होता यूं है, ये भगवान धीरे धीरे शैतान में तब्दील हो जाता है, क्योंकि
उसके बाद जो चैप्टर शुरू होते हैं वहां से फास्ट फॉरवर्ड करने की बात शुरू हो जाती है गाड़ी, और यहाँ बच्चे बेचारे अटक जाते हैं। आई हैव ट्रिमेंडस फीडबैक्स विद मी, ट्रिमेंडस, कि सर हम उनके बातों में आके वहां ज्वाइन कर गए थे, लेकिन अभी हम क्या करें, हमारा पूरा सिलेबस का टाइम चले गया, अभी ग्रुप 2 शुरू होने वाला है, हमको टैक्स में कुछ नहीं आता। दोस्तों ये सब बातें आपको बतानी इसलिए मुझे जरूरी है कि मेरा तो वैसे कोई रोल कॉल नहीं है सीए इंटरमीडिएट में, ना मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन हाँ बात ऐसी हो रही है कि अगर एक गलत डिसीजन हमने लिया तो उस गलत डिसीजन का रिपल्केशन आपके ऊपर बहुत जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि ग्रुप 1 प्रॉपरली खत्म नहीं हुआ तो ग्रुप 2 के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते, और ग्रुप 2 के ऊपर फोकस नहीं किया तो आपकी एग्जाम डिस्टर्ब हो गई। अब आप बोलोगे सर हम तो 4 ही पेपर देने वाले ग्रुप 1 के, आपने सीए फाउंडेशन में कितने पेपर दिए? 4 ही दिए ना, और 12th में कितने दिए? 6-7 पेपर दिए, और 10th में कितने दिए? ऑब्वियसली 6-7 पेपर दिए। तो अगर 10th एंड 12th में हम ज्यादा पेपर दे सकते हैं तो सीए इंटर में हम 4 एक ग्रुप में क्यों रहेंगे? पहली बात, सीए इंटर के हम दोनों ग्रुप की तैयारी करेंगे और एज पर एज पॉसिबल दोनों ग्रुप देंगे। हाँ अगर किसी की तबीयत ही खराब हो गई बीच में या कोई प्रॉब्लम आ गया, उसका पढ़ाई कुछ ग्रुप 2 का नहीं हो पाया तो वगैरह बात ठीक है, अदरवाइज वी विल अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। 2 फायदे, एक रैंक होल्डिंग जिसको लेना है उसको 2 ग्रुप साथ में अपेयर करना सबसे बेनिफिशियल है, रैंक होल्डिंग तभी आता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, एक ही ग्रुप का रैंक होल्डिंग नहीं देता। दूसरी बात, सर हमको रैंक होल्डिंग नहीं लेना है, हमको तो एवरेज में पास होना है। अरे भाई पास होना है तो उसके लिए भी 2 ग्रुप साथ में लेना बहुत इसेंशियल है, क्योंकि यू गेट द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। पहले ग्रुप आपका बहुत तगड़ा है, दूसरे ग्रुप के 1 या 2 पेपर थोड़े वीक है, थ्योरी पेपर ज्यादा रहते दूसरे ग्रुप में। अब आपने पहले ग्रुप में बहुत अच्छा मार्क्स कमा लिए, एग्रीगेट अच्छा बन गया, सेकंड ग्रुप का थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ी मेहनत कम पड़ गई, नो इश्यूज, आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए ना, तो यू गेट द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, आपका दोनों ग्रुप का मिला के एग्रीगेट देखा जाता है। इसलिए निखिल सर ने अभी आपको जो कहा दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है सही तरीके से फैकल्टी का ऑप्शन सिलेक्ट करें, किस फैकल्टी के साथ पढ़ना है और उनके साथ सही तरीके से बने रहें। टैक्सेशन के बाद वी विल टॉक अबाउट अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है विल बी टॉट बाय जुबेर सर। दोस्तों जुबेर सर अकाउंट्स के लिए सेंट्रल इंडिया नहीं पूरे इंडिया में सबसे हिट फैकल्टी है और सबसे क्वालिफाइड फैकल्टी है। कारण क्यों ऐसा? कारण ऐसा है कि इन्होंने सीए तो किया ही है, अब सीए करने के बाद कुछ लोगों को शौक होता है बाकी भी डिग्री पालने का, है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं, ये सीएस सीए में सब बीकॉम एमकॉम समान है। सीए करते करते सीएस करना है और सीएमए करना है फुकट में हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं आपको वीडियो के साथ बता दूंगा ये बात को, ये मेरी बात नहीं है। ये जो मैंने डायलॉग दिया अभी ये किसी नागपुर के फेमस चार्ट अकाउंटेंट ने कैप्स के प्रोग्राम में दिया हुआ डायलॉग है कि सीए के साथ सीएस सीएस सीएमए करना तो फुकट की चीज है, और वो क्वालिफिकेशन में भी नीचे का क्वालिफिकेशन है सीएस और सीएमए का, इफ यू आर सीए। अब अगर डिग्री जोड़ना ही है तो क्यों ना हमने जुबैर खान सर का एग्जांपल हमारे सामने रखना चाहिए। इन्होंने डिग्रियां नहीं जोड़ी, इन्होंने क्वालिफिकेशन लिया सीए में, फिर इनको लगा कि यार मुझे पढ़ाना है अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में इंटरनेशनल लेवल में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उन्होंने उसको ब्राउज किया और फिर उन्होंने उनकी डिग्रियां लेना शुरू किया। तो ही हैज क्वालिफाइड आईएफआरएस, यूके एंड इंड एएस आईसीआई, मतलब आपके सीए इंटर के और सीए फाइनल के अकाउंट्स में सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन पूरे नागपुर में किसी के पास है तो वो है जुबैर खान सर। ये एक बात हुई क्वालिफिकेशन पे। दूसरी बात, इनका टीचिंग का जो फीडबैक है वो भी बहुत जबरदस्त है। आपको जैसे अब तक हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया कि आपको बेसिक के साथ हम लोग चीज बताए, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को बताए, और जुबैर खान सर भी उसी स्टाइल में आपको पूरा बेसिक नॉलेज देके
कॉन्सेप्ट बता के फिर उसके प्रॉब्लम्स करवाएंगे, एडवांस प्रॉब्लम्स कराएंगे, और प्रैक्टिस होने के बाद डाउट्स भी लेंगे पूरे। यहाँ आपको डर नहीं लगेगा कि अकाउंट्स में डाउट पूछना कि नहीं पूछना, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। जैसे सीए फाउंडेशन में आप मुझसे पूछ सकते थे जो चाहे वो मैं आपको बताता था, वैसे सीए इंटर में, सीए फाइनल में जुबैर खान सर आपके साथ रहेंगे। और एक मजे की बात, इनकी नोट्स जो है वो सुपर डुपर अपडेटेड और हिट नोट है। क्यों हिट नोट सही है? क्योंकि पूरे चार्ट फॉर्म में और पूरे डायग्रामेटिक फॉर्म में इन्होंने नोट्स बनाए हैं। बहुत सुंदर नोट्स है, मैंने देखी है, पढ़ी है, और आप लोगों को भी मैं बिल्कुल श्योरली विद फुल कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं कि अगर आप सर से पढ़ना चाहते हो, जुबैर खान सर से, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन यू कुड हैव। तो सुनते सीधे जुबैर खान सर के साथ बात करते हैं। सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। ऑडिबल हूँ मैं? यस, डेफिनेटली। Okay, first of all, thank you so much, Virag sir. And I want to congratulate all the students who have appeared for CA Foundation examination. For your result, all the best. सबसे पहले बेटा मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं पढ़ाता क्या तो स्टाइल पे आएंगे। I cleared my CA. I became chartered accountant in 2011. मुझको 9 साल हो गए CA बने। And I'm doing teaching from 2012. तो मैं 2012 से टीचिंग कर रहा हूँ। और सबसे पहले जब टीचिंग करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे फादर भी टीचर है, मैंने उनसे टीचिंग सीखी, और उनसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचिंग में ये चीज होता है कि आप जब पढ़ाते हो तो आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ता है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज होता है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जगह अगर मैं बैठूं तो क्या मुझे वो सारी चीजें समझेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा होता है कि लोगों को लगता है सर तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें तो थोड़ी बहुत थ्योरी बोले अपन ने और शुरू हो जाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में होता है कि आप उस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझे, आप उस चैप्टर के कंसेप्ट को समझे, वो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यू विल ऑब्जर्व, क्या आप अगर मेरे करंट बैच के स्टूडेंट से पूछोगे, आप ऑब्जर्व करोगे चीज कि पहला लेक्चर जो भी चैप्टर में मैं शुरू करता हूँ, शायद ही उस दिन मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ, उस दिन सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे सिर्फ उस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में, वो चैप्टर क्यों है, क्या कंसेप्ट है। एक बार वो चीज आपको बहुत स्ट्रांगली समझ में आ गई कि कंसेप्ट क्या है उस चैप्टर, बिलीव में उसके बाद जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन में, वो इतने स्मूथली होते हैं कि आपको कुछ लगता भी नहीं कि सर ये तो बहुत आसानी से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुए। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर का आपको कंसेप्ट समझा है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और तरीका, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक फ्लो में स्टोरी को लेके जाता हूँ और मैं कुछ स्टोरी बनाते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, कहता हूँ कि आपको मेरे साथ वो चीज लिखते जाना है, और वो स्टोरी सारी हमारी चलते जाती है और पहला सेशन खत्म होता है और वो स्टोरी के फॉर्म में हम सारे चैप्टर के, उस चैप्टर जो हमने शुरू किया उस चैप्टर की सारी चीजों को हम कंसेप्चुअली समझ जाते हैं। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे तो अभी आ ही नहीं रहते। और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उनको कहता हूँ कि आज जो हमने डिस्कस करे ये स्टोरी जाके आप घर पे देखो, जो आपने नोटबुक, इवन दो जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ उस पर सारी चीजें रहती, तो भी उनको कई चीजें क्लास में मैं लिखवाता हूँ जो स्टोरी मैं कहता हूँ, और उनको कहता हूँ कि कल जब आओगे स्टोरी को पढ़ के आना। तो वो जाते स्मूथली उसको पढ़ते, और इवन एग्जामिनेशन के पहले भी जब रिवाइज करते, इट्स लाइक ए स्टोरी, वो बस देखते, उनको लगता है अच्छा ऐसा ऐसा सर ने बोलते, और इस स्टोरी में सारे कंसेप्ट क्लियर होते। व्हेन दे कम नेक्स्ट डे, जब हम क्वेश्चन शुरू करते तो बोलते कि सर इतना स्मूथली क्वेश्चंस होते, जब हम एडवांस लेवल पे जाते क्वेश्चंस के, जो जनरली चैप्टर के एंड में होते, तो वहां पे भी उनको जुबैर सर, आपका नेटवर्क शायद ब्लॉक हो गया। पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सारे रहते हमारे। एक आपको आरटीपी आती है, रिवीजन टेस्ट पेपर कहते हैं, जो हर अटेम्प्ट के पहले आते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर रहते हैं। और इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते जाते। तो डेली जिस तरीके के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग देखोगे मटेरियल में कि जो क्वेश्चन क्लास में होते, वैसे ही हर चैप्टर के बाद आपको नोट्स पे प्रैक्टिस ड्रिल प्रोवाइड करिए। व्हाट इज प्रैक्टिस ड्रिल? कि आपको खुद को करना रहेगा। तो मैंने सपोज आज क्वेश्चन नंबर 1 2 किया, तो आपको मैं क्लास में कहता हूं देखो आज मैंने 2 क्वेश्चन कराऊं, आप लोगों को
प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी मैं आपको कहूँ वो आपको करके आना है। तो डेली जो मैंने क्लास में करा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस ड्रिल में। बस आपको जो क्वेश्चंस क्लास में कराए और जो प्रैक्टिस ड्रिल में कराए, इसके अलावा आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं। इसमें 100% सारी चीजें कवर रहती। इनफैक्ट जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे नवंबर 2020 में जो अभी एग्जामिनेशन हुई है उसके भी क्वेश्चन उसमें कवर रहेंगे। इनफैक्ट आप कैप्स एकेडमी के फेसबुक पेज पे जाके देखिएगा, वहां पे मैंने पेपर का एनालिसिस करा हूं कि नवंबर 2020 में जो सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आखिरी तक जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन कहां पर क्वेश्चन हमारी बुक में कौन से पेज नंबर पे मेरे नोट्स में। तो 100% पेपर सारा का सारा बुक से आएगा। बल्कि आप कैप्स एकेडमी के पेज पे जाइए, वहां पे आप देखेंगे, आपको दिखेगा वहां पे कि सारे क्वेश्चंस दिए कि भी एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन सर की बुक में कौन से पेज नंबर तक दिया हुआ कि पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दिया गया। पहली चीज हम क्लास में स्मूथली जाएंगे, 100% सिलेबस आपका नोट से ही कवर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि मैंने कहा कि मैंने कंसेप्चुअली सारी चीज क्लियर करवाया, हमने बहुत डिस्कशन की चैप्टर पे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए, आपको प्रैक्टिस ड्रिल कराई। तो जब चैप्टर खत्म होता है ना तो आप लोगों का ये आप समझ लो कि आप मटेरियल के क्वेश्चंस पूरे कवर हो गए, इंस्टीट्यूट के आरटीपी के क्वेश्चंस आपने सारे कर लिए, पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सारे कर चुके आप लोग, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन करते उसमें ऐड रहते, तो सारी चीज ऑलरेडी साथ साथ होते जाती है। बस चीज ये कि आपको रोज का रोज पढ़ना है, रोज जो पढ़ा है ये अपने को कसम खाना है पहले दिन से कि जैसे अपन खाना खाते हैं ना, जरूरी खाना खाना, बस वैसी आज जो क्लास में उसको आज ही पढ़ना है। बस ये आदत पहले दिन से अपने को बनाना है। दूसरी चीज, क्या सर हम आपसे डाउट पूछ सकते हैं क्या? आप किसी से भी पूछिए, आज तक शायद ही मैंने कभी कोई स्टूडेंट को डांटा, जोर से भी नहीं बोला, डांटा तो दूर के, कभी उनको जोर से भी नहीं बोलाऊंगा। तो आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे होते सर क्लास में नहीं, थोड़े शाय रहते, नहीं पूछ पाते, तो आप मेरे को क्लास के बाद पूछिए। वो भी नहीं हो पा रहा है बेटा तो मैं आपको एक मेरा पर्सनल नंबर सबके पास रहता है, अगर फेस टू फेस अभी पता नहीं क्या होता है, अगर नहीं हो पाए शुरुआत में शायद कुछ दिन ना हो पाए तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं वहां पे करूंगा। वो भी नहीं हुआ तो मेरे से आप टाइम लीजिए, आप कॉल करिए और वहां पे आप मेरे से पूछिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए। नहीं, अब नहीं, नाउ यू कैन ट्रस्ट मी, नाउ आई टेल यू व्हाई यू कैन ट्रस्ट मी बेटा। द रीजन इज दैट कि आपको मैं 100%, पहली चीज आपको बताऊं, 100% अकाउंट्स मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टफ होता है तो मेरे से नहीं जम रहा, बच्चे बोलते नहीं आ रहा है तो भैया किसी और फैकल्टी को दे दो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो टफ होता है, वही मेजर पोर्शन है, 35 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो टफ होता है, बड़े मैं नहीं पढ़ा पाता, दूसरी फैकल्टी को दे दो। यू विल नॉट, 100% अकाउंट्स मैं ही पढ़ाऊंगा, एक एक चीज सारी अकाउंट्स की मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस मैं ही कवर करूंगा, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज वेरी टेक्निकल, वो मैं ही कवर करूंगा। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप डाउट्स और आपको डर लग रहा है मेरे से पूछने के लिए, आप बिल्कुल वो डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको मटेरियल सारा का सारा अप टू डेट मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपको कोई चीज ऐसा लग रहा है सर ये चीज मिसिंग है, नहीं। इनफैक्ट यू विल ऑब्जर्व देयर कि थ्योरी तो सारी दी हुई रहती है बेटा, आपको वहां पे एक इन्फोग्राफिक करके कंसेप्ट होता है, उस इन्फोग्राफिक में मतलब एक स्टोरी फॉर्म में एक चीज चलती, कार्टून्स रहते, तो यू विल सी स्टोरी फॉर्म में आपको इन्फोग्राफिक प्रिंट रहता है, दैट विल हेल्प यू फॉर द रिविजन बिफोर द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन के पहले उसको रिवाइज करेंगे, वहां से आपको क्लियरली वो चीजें समझ जाएंगी। फिर वो इन्फोग्राफिक के बाद वो क्वेश्चंस रहते हैं मटेरियल में जो मैं क्लास में कवर करूंगा, और उसके बाद वो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, वी कॉल इट प्रैक्टिस ड्रिल। तो सारी चीजें कवर रहेंगी। अब हम करते क्या है बेटा कि जब चैप्टर खत्म होते थे, एक हर एक चैप्टर के बाद नहीं होता लेकिन छोटे चैप्टर्स रहते, तो हम क्या करते, 3 चैप्टर हुए तो 3 चैप्टर के बाद आपकी टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ, और उस टेस्ट में फिर आपको देखता हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ पे कमी रह गई और आपको गाइड करा जाता है। सो ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल था, या आपसे का। और एक और चीज बस लास्ट में कवर करूंगा, यू कैन ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने अपनी अकाउंट्स में अपने आप को इतना अपडेट किया, क्योंकि मुझे अकाउंट्स ही पढ़ा है, मुझे और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना, अकाउंट इज माय सब्जेक्ट, तो आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ इन अकाउंट्स ओनली। तो मैं अकाउंट्स में ही मैंने इंटरनेशनल, यू कैन अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेक्निकल, एंड IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, that is too more technical. And you can understand if accounting standard is technical, ये उसका higher version है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू कैन कॉल इट। तो सबसे अच्छी वर्ल्ड का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ होता है, तो फिर आई केम टू नो अबाउट दैट इज इन यूके, तो वहां से मैंने क्लियर किया। एंड इंडिया विच इज कंडक्टेड बाय ICAI, वो क्लियर किया। तो आई वांट टू अपडेट माई सेल्फ इन अकाउंट सब्जेक्ट, तो वो हाईली क्वालिफाइड जो चीजें लगती थी उसमें अपडेट किया बेटा।
दूसरी चीज आपको कि जब नोट्स में भी जो रहेगा यू विल ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग, तो ये सारी चीजें वहां पे कवर करेंगे। लास्ट थिंग कि ऑडियंस ऐसा नहीं कि सेंट्रल इंडिया में मैं बिटकरी सर के अंडर हमको बहुत अच्छा गाइडेंस सर देते, कैप्स एकेडमी में तो मैं यहाँ पढ़ाता ही। इन एडिशन टू दैट यू विल ऑब्जर्व दैट ऑडियंस ऑफ द साउथ इंडिया और आई वेरी फ्रिक्वेंटली ट्रेवल टू केरला स्टेट, वहां पे भी मैंने जो पढ़ा है बहुत सी सिटीज में पढ़ा, जैसे कि कुछ सिटीज के नाम लेता हूँ, कन्नूर, त्रिशूर, कैलिकट, कोची, तिरूर, 4-5 तो मैंने लिए। ये सिटी में मैंने फेस टू फेस 300-400 प्लस स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ा चुका हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट मी। आप एक बार आइए, 4 जनवरी को क्लासेस शुरू हो रही है, आप लोग अटेंड करिए एंड टेक योर डिसीजन। थैंक यू सो मच विराग सर, नाउ आई फॉरवर्ड टू यू। थैंक यू सो मच जुबैर सर। और दोस्तों मैं और एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको सिर्फ पीपीटी के भरोसे अकाउंट्स पढ़ाया नहीं जाएगा। जुबैर सर आपको बाकायदा आपके आईपैड पे, उनके आईपैड पे जो है हर एक चीज कॉन्सेप्ट समझाएंगे और समझा के आपको फिर आगे बताएंगे। एंड दैट्स वाई बिल्कुल बेझिझक आप जो है जुबैर सर की क्लास को जो है एंजॉय कर सकते हो। मूविंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव मूविंग अहेड वी हैव CS प्रवीण चौधरी सर। अब ये जो शख्स है ये लॉ के लिए सबसे 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 सुटेबल फैकल्टी है। कारण क्या है? कारण कंपनी सेक्रेटरी सिलेबस में लॉ का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो सर ने वो पूरा सिलेबस पढ़ा है, क्वालिफाई किया है। साथ में सर LLB भी है, तो LLB होने के कारण लॉ का बेसिक बैकग्राउंड ही बहुत स्ट्रांग है सर का। इसलिए लॉ ये सब्जेक्ट अगर इनसे पढ़ना है तो आपको जो है बिल्कुल भी थोड़ी भी शंका आशंका रखने की जरूरत नहीं है। कारण ऐसा कि ही इज द परफेक्ट फैकल्टी एंड वेरी फेमस फैकल्टी। अच्छा, इनमें जोश भी इतना जबरदस्त है कि अगर मैराथन की बात की है तो यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे का मैराथन ये ले लेते हैं। अगर यूट्यूब वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ा सकते हैं, तो जब फेस टू फेस बैचेस अपनी रहेगी लॉ की, तो क्या शानदार तरीके से सर हमको पढ़ाएंगे। रादर आई हैव सीन हिम लास्ट जो पेंडेमिक के पहले की बैच थी, कुछ दिन वो फेस टू फेस चली थी, तो उसमें बच्चों को इतना मजा आता था। मैं सीसीटीवी कैमरा में से देखता था, बच्चे एक टक बिल्कुल सर को देखते हुए, सर को सुनते हुए एंजॉय करते थे और बहुत अच्छे तरीके से जो है लॉ को समझने की कोशिश करते थे। तो ऐसे हमारे प्यारे प्रवीण चौधरी सर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रवीण चौधरी सर से कि सर बच्चों को जो है संबोधन करें। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून हो चुका है, सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अपनी जो बात है वो शुरू करने के पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मिटकरी सर बोलते हैं तो एक्चुअल में सर नहीं बोलते हैं, उनका जो 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना वो बोलता है। मैं बहुत ही ध्यान से उनको सुन रहा था और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर ने यहाँ पे बताई थी कि काफ़ी बार ऐसा सुनने को मिला है कि काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, राइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो चीज़ सर ने यहाँ पे बोली है कि जब आप कल को जाके सीए बन जाएंगे और उस टाइम पे जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने अपने सिलेबस में क्या पढ़ा है, बताइए, हम आपको वही वाला काम देंगे। इवन अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस टाइम पे मैं सीएस कर रहा था उस टाइम पे कंपनीज एक्ट 1956 वाला हुआ करता था और वही पढ़ के मैंने पूरा का पूरा सीएस जो है उसको पास कर लिया। लेकिन जब काम करने की बारी आई सडनली चेंज आ गया और कंपनीज एक्ट 2013 विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस बोल दीजिए या फिर मैं कहूंगा डिग्री बोल दीजिए, आप आउट ऑफ डिग्री हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है और दिस इज द रीजन कि मैं कैप्स मिटकरी सर के यहाँ पे एसोसिएटेड हूँ और मुझे मतलब बहुत गर्व है इस बात का कि मैं इस टीम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस टीम के अंदर जितने भी फैकल्टीज हैं, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाते होंगे, इंटर लेवल पे पढ़ाते होंगे या इवन 11th-12th लेवल पे पढ़ाते होंगे, सबका यही मानना है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं दिलवानी है बल्कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनाना है। और उसी चीज के टुवर्ड्स हम सारी की सारी फैकल्टीज जो हैं वो इसके टुवर्ड्स काम करते हैं। और फिर चाहे बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे, सीधी सीधा पॉइंट है कि
जो लोग जेलस रहेंगे, जो लोग वो चीज कर नहीं सकते हैं या फिर जिनके पास में वो नॉलेज नहीं होता है या नहीं दे पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी का नाम जो है वो खराब करेंगे। वो आजकल सर नया सीरीज चल रहा है ना, स्कैम 1992, तो उसमें वो मनु मुंद्रा कहता है कि जिसका काम खराब ना कर सको उसका नाम खराब कर दो। तो वो वाली चीज है। अगर मैं मेरी बात करूं तो आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी CS प्रवीण चौधरी, और मेरा CS जो है वो 2014 में मेरा क्लियर हुआ था। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, 2013 में अगर मैं बात करूं, मेरा CS एग्जीक्यूटिव, जो कि आपका जैसे CA इंटर होता है वैसे मेरा CS एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो पास करके मैं जब आर्टिकलशिप करने के लिए गया, तो उस टाइम पे आई जस्ट केम टू नो कि मैं किसी दूसरे ही जगह पे क्लासेस कर रहा था, जिसमें मुझे प्रॉपर नॉलेज जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और मेरा खुद का मतलब जो पढ़ने का तरीका था वो ये था कि मुझे डिग्री चाहिए, एक बार डिग्री मिल गई तो मैं अपने आप को कहीं पे भी सेट कर लूंगा या इनकम मेरी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मैं आर्टिकलशिप करने के लिए गया, पहली बार आपको जो इंटरव्यू देना पड़ता है वो आर्टिकलशिप में देना पड़ता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम पे मुझे ना कोई भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं आ रहा था। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ में CS कंपनी सेक्रेटरी जो आपका होता है वो आपको एक बेहतर नॉलेज दे सकता है, अगर उसके खुद के पास में बेहतर नॉलेज रहेगा तो। एकदम सीधी सीधी बातें करूंगा मैं, कुछ भी मतलब अपने आप के लिए मक्खन लगा के चीज आपको मैं नहीं बताऊंगा। जो सच है वो सच है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता और ना मैं उसको छुपाना चाहूंगा। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, आई जस्ट केम टू नो कि आई क्लियर्ड CS एग्जीक्यूटिव, बट मेरे पास नॉलेज नहीं था CS एग्जीक्यूटिव का। छोटी छोटी बेसिक बेसिक वाली जो चीजें है ना, वो भी मुझे नहीं पता थी इंटरव्यू के टाइम पे। तो आई जस्ट थॉट कि अभी मुझे यहाँ से अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं अपने करियर में ग्रोथ पाऊं, अपने करियर में अपॉर्चुनिटी जो है उनको पाऊं, आगे बढ़ूं अपने करियर के अंदर, तो मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे थोड़ा अर्ली स्टेज में ये चीज समझ में आ गई, और उसी का बेनिफिट हम सारी की सारी फैकल्टीज जो है वो आप लोगों को देना चाहते हैं। आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा अभी के लिए आपकी एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उतना ही आपके आगे चल के आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में जब मैं CS प्रोफेशनल में गया, आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स। चीजों पे जहां पे भी छोटी छोटी चीजें आई, अगर मैं लॉ की किसी टर्म के बारे में बात करूं, जैसे मान लीजिए लॉ में आपने पढ़ा होगा CA फाउंडेशन के अंदर एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। तो यूजुअली अपन क्या करते हैं, अपन जस्ट सोचते हैं कि हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एक पेपर का पेज होगा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं लॉ के स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं, आपको और इन डेप्थ सोचना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या ये स्पेक्स जो है वो डॉक्यूमेंट है क्या, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब यहां पे आएगा, नहीं सर, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, दिस इज स्पेक्स, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, यस और नो। आप में से मैक्सिमम लोगों का यही कहना होगा, बट आई विल से दिस इज अ डॉक्यूमेंट। सर क्या बात कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट कहां से हो गया, किसी पेपर पे कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, समझ में आता है, बट ये डॉक्यूमेंट कैसे हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि इस स्पेक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग वगैरह जो है वो दी हुई है, कंपनी का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये सबसे पहली वाली बात। ठीक है। और आप में से अगर किसी ने जॉन विक नाम की मूवी देखी होगी जिसमें वो पेंसिल से किसी का मर्डर कर सकता है, तो स्पेक्स से, या रईस मूवी आपने देखी होगी शायद, स्पेक्स जो है उससे एक बंदे का वो मर्डर कर देता है, राइट। और इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्पेक्स के ऊपर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर। डॉक्यूमेंट अगर लॉ के हिसाब से बात की जाए तो कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई इंफॉर्मेशन या फिर प्रूफ या फिर एविडेंस मिलता है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पहली बार जब मैंने इस चीज के बारे में एनालाइज किया तो मेरा दिमाग घूम गया भाई साहब, कि कौन से लेवल पे मेरी नॉलेज हुआ करती थी और कौन से लेवल पे नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है। प्रॉब्लम मतलब गलती किसी की नहीं है, ना फैकल्टी की गलती, मैं इस चीज को मानूंगा, गलती अपनी खुद की है कि हम उतना डेप्थ में जाना चाहते ही नहीं है। बल्कि हमारा ये सोचना होता है डिग्री हासिल कर लो, दैट्स इट, उसके बाद में बोले हम क्या कर लेंगे, आराम से CA बन जाएंगे, फिर कहीं पे जाके जॉब कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त और सारे के सारे लोगों एंड इवन मेरी बहनों,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ डिग्री हासिल कर लोगे तो शायद आपको जॉब मिल भी जाए, लेकिन 15,000, 20,000, 25,000, और जैसे कि मिटकरी सर ने कहा कि कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपके पास में डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। जैसे निखिल सर इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कंपनी किस चीज के बारे में सोचेगी? कंपनी सोचेगी कि क्या इस इंसान को जिसको मैं सैलरी पे करने वाला हूं, क्या वो मेरे लिए मेरे फर्म के लिए, मेरी कंपनी के लिए यूटिलाइज रहेगा? क्या उसको मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा? अगर नहीं तो सॉरी, जॉब नहीं मिलेगी। या फिर ऐसा नहीं होगा कि आप 20,000 रुपए का वैल्यू रखते हैं, मतलब नॉलेज आपको उतना है और आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा पैसा जो वो दे दिया जाए, राइट? चलिए, सो इसी थिंकिंग के हिसाब से अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने सीएस प्रोफेशनल जो है उसको किया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में मेरा सीएस प्रोफेशनल जो है निकल गया। फिर उसके बाद में आई थॉट कि जैसा मेरे साथ में हो रहा था वैसा बहुत सारे बच्चों के साथ भी हो रहा होगा, तो आई डिसाइडेड कि मुझे कहीं पे जॉब नहीं करना है बल्कि मैं टीचिंग करूंगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास में नॉलेज है तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं किसी कंपनी में जाके जॉब के बारे में ही बात करें या जिंदगी में जॉब ही करें। नॉलेज है तो काम तो आपको मिल ही जाएगा और अच्छा खासा मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने कभी अपनी लाइफ में मुड़ के नहीं देखा। आप यकीन नहीं करेंगे कि सबसे पहले नागपुर में मैंने पढ़ाना शुरू किया 2011 से। मेरा सीएस जो क्लियर हुआ ये 2014 से मेरा क्लियर हुआ, लेकिन 2011 से मैं 11th-12th के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा था सेल्फ अर्निंग के लिए। और उस टाइम पे गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी तो एक्स्ट्रा खर्चे भी चाहिए थे उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन सीएस की बात अगर मैं करूं तो 2015 से मैंने सीएस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे कि जुबैर सर कह रहे थे केरला के बारे में और बैंगलोर के बारे में, मैं और जुबैर सर दोनों केरला में 4 सिटीज आपकी आती हैं, कोची, कोट्याम, त्रिशूर और आपका कैलिकट। ये 4 सिटीज में हमको डेली बेसिस, सॉरी मंथली बेसिस पे हम लोगों को कॉल किया जाता है कि आप 10 दिन के लिए यहाँ पे आइए और आके हमको पढ़ा के जाइए हमारे बच्चों को। तो केरला मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ या तो मलयालम चलती है या फिर इंग्लिश चलती है, वहां जाके मुझे पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिला। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, नॉलेज। अगर नॉलेज आपको होगा तो आप लाइफ में कहीं पे भी जा सकते हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और यही चीज के हिसाब से मैं अपनी क्लास के अंदर जितने भी मेरे बच्चे हैं, बस यही सोचना होता है कि बच्चों को अच्छे से नॉलेज जो है वो देना है। और सारी चीजें, लॉ की अगर मैं बात करूं, ये ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर को इलॉबरेट करके लिखें, लेकिन लॉ में आपको अपने आंसर को पूरा इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। एक एक चीज जो है इसको इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। और आंसर आपका जितना प्रोफेशनल होगा उतने ज्यादा आप मार्क्स वहां पे सिक्योर कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 में से 5 मार्क्स किसी को नहीं आते। 5 में से 4 मार्क्स अगर आपको लेके आने हैं तो आपको अगर हो सके तो सेक्शन नंबर उसे कोट करना जरूरी है। दूसरा, अगर रूल कोई दिया होगा तो उसका नाम जो है वो आपको लिखना जरूरी है। और या अगर आप ये नहीं भी लिख पाते हैं तो उसके बावजूद मैं अपने बच्चों को रामबाण करके एक चीज बताता हूं। वो क्या रहती है तो आप क्लास में ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जब 4 तारीख से अपनी क्लास शुरू होगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि रामबाण क्या होता है। तो आप आराम से वहां पे इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख सकते हो वो चीज को, राइट। लेकिन हाँ, इस बात की आपको गारंटी है, एंड इवन जो अभी रिसेंट वाले बच्चे थे जिन्होंने नवंबर 20 में एग्जाम दिए, उन्होंने बकायदा फोन करके इस चीज को बताया कि सर आपकी 2 चीजें, सबसे पहली रामबाण और दूसरी राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसने हमारी नैया पार लगा दी। राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस हम डेली बेसिस पे एक आंसर, ध्यान से सुनिएगा, अगर अपनी क्लास जनवरी से शुरू हो रही है तो जनवरी से लेके आपके एग्जाम होने तक डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन का आंसर लिख के देखने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब आपके एग्जाम आएंगे, मान लीजिए 8 महीने के आसपास आपने प्रैक्टिस किया और आती है, मेरा मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है बट आप समझदार है, राइट। तो उतने क्वेश्चन जो हैं उसका आपका प्रैक्टिस हो जाता है। 240 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता है सर। सोच के देखिए एक बार जरा आप, 240 क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस किया तो कितना एडवांस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। अगर मैं आंसर के राइटिंग की बात करूं तो गॉट द पॉइंट। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं क्लास में मेरे पढ़ाने के तरीके की बात करूं, मेरा कंसेप्ट सिर्फ ये है कि आपको पूरा नॉलेज जो है वो मिलना चाहिए, सिर्फ डिग्री के बारे में नहीं सोचते हैं, और उसी के हिसाब से इन डेप्थ क्लासेस जो है वो आपकी रहेंगी।
एक एक बारीक बारीक चीजों की नॉलेज, जैसे डॉक्यूमेंट वर्ड हो गया, उसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड शायद आपने पढ़ा होगा आपकी क्लासेस के अंदर, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, और डेप्थ में जाके फाउंडेशन के हिसाब से आपने कम पढ़ा चलेगा, लेकिन जब आप इंटर में आएंगे तो यहां आपको और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस को क्लास के अंदर ही हम लिख के देखते हैं, नॉट एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास के अंदर करवाता हूं, ताकि आपको वहां पे प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी वाली चीज जो कि इंटर के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, वो ये, सर आंसर तो हमने लिख दिया, लेकिन चेक कहां करवाएं, सही लिखा कि गलत लिखा, प्रोफेशनल है कि नहीं है। तो शायद विराग सर इस चीज से एग्री करेंगे कि क्लास में, पिछले क्लास में अराउंड 27 बच्चे थे, तो मैं क्लास के बाद में बैठ के 27 बच्चों की कॉपी जो है डेली बेसिस पे चेक करता था, और फिर उनको बताता था कि यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट आपको करना होगा, यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट। मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है वो ग्रामर मिस्टेक का होता है। ग्रामर मिस्टेक इन द सेंस कि बहुत हाईफाई ग्रामर नहीं चाहिए, लेकिन जहां इज आना चाहिए वहां पे आर नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, बट इसको अपने को ध्यान में देना पड़ेगा, और ये तब आएगा जब फैकल्टी आपको बताएगी कि आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो है वो करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, सिंपली यही मैं आपको बताना चाहता था। और बाकी जो है एक्सपीरियंस आपको क्लास करने के बाद में, जो अपनी 4 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओवर टू विराग सर। थैंक यू सो मच सर। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ सर से, और सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है और जो नॉलेज इनपुट सर देते हैं वो एक्सलेंट है, एट पार विथ एनी अदर प्रोफेशनल। और रादर मैं तो कहूँगा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद नागपुर के अच्छे अच्छे एडवोकेट्स को नहीं मालूम है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस को तक नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने भी सीखी है लॉ की। मैं लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था पहले, लेकिन जैसे सर ने कहा कि कॉपी चेक करना, तो कोइंसिडेंटली हमारा टाइम मैच होता था, हम फैकल्टी रूम में बैठते थे, सर अपना काम करते थे, तो बहुत सारी बातें सर ने मेरे साथ भी शेयर किया था, और मैंने मेरे भी जेन्युइन जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं तो पूछे थे कि सर ये इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, अपन इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, एंड ही वाज वेरी क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट, और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से डेलिब्रेशन तब भी देते थे। तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत जबरदस्त फैकल्टी है दोस्तों। सो दिस इज द पावर पैक टीम फॉर यू गाइज। यहाँ पे इन 4 लोगों के साथ हमारा फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होता है। कॉस्टिंग बाय मिटकरी सर, टैक्सेशन बाय निखिल सारडा सर, अकाउंटिंग बाय जुबैर खान सर, एंड लॉज बाय प्रवीण चौधरी सर। और इसके बाद इमीडिएटली हमारा सेकंड ग्रुप भी शुरू होता है। अब एक और मजे की बात, सेकंड ग्रुप कब से शुरू हो रहा है? सेकंड ग्रुप भी 4 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। सर मतलब हमको क्या 8-10 घंटे बैठ के पढ़ाएंगे? हम बिल्कुल भी ये बेवकूफी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अवर्स से पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अवर्स से मशीन चल सकती है। इतने घंटे में इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, इतने घंटे में उतना हो जाना चाहिए, इतने घंटे में ये पढ़ाई हो जानी चाहिए, सब अवरली कैलकुलेशन करके देते हैं आपको। एक्सेल शीट पे बिठा बिठा के कैलकुलेशन कर देते। एक्सेल शीट पे बिठा के कैलकुलेशन हम प्रोडक्शन के कर सकते, मशीनरी के कर सकते, बाकी चीजों कर सकते, पढ़ाई का एक्सेल पे कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते दोस्तों। और आपको ही पता है, आप में से कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट में एकदम फास्ट लर्नर है और कुछ सब्जेक्ट में जरा स्लो लर्नर है। तो हाउ कैन आई से कि आप ये सब्जेक्ट इतने घंटे में पढ़ लो? ये मैं बोल सकता हूँ क्या? डेफिनेटली ये मैं नहीं बोल सकता। ये मैं क्या, ये कोई भी नहीं बोल सकता। और जो बोल रहा है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा है, जो नहीं होते वैसे। अगर 100 बच्चों को कैलकुलेशन दो तो शायद एक ही बच्चे को कैलकुलेशन पे खरा उतर पाए, जो ओवरली हिसाब आप करके रखते हो। इसलिए एक छोटा सा गिमिक है, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक फेकू चीज है कि बस इंप्रेस करने की चीज है कि देखो मैं आपका टाइम टेबल बना के देता हूँ, देखो इतना पढ़ना है आपको, देखो इतने आवर्स पढ़ना है, दिस करना है, दैट करना है। वो कुछ नहीं होता है। और आपने भी एक्सपीरियंस किया है, 10th की एग्जाम हो गई, 12th की एग्जाम हो गई, अभी सीए फाउंडेशन की भी एग्जाम हो गई, आपने एक्सपीरियंस किया कि आप जो अवरली टाइम टेबल बनाते हो वो कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हो। एक दिन बड़े मुश्किल से फॉलो होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपको एक अलग तरीके से प्लानिंग जो है हम लोग डेफिनेटली करके देंगे। आपके आई वुड से रिसेप्शन कैसा होता है आपका सब्जेक्ट का, और आप कैसे उसको ट्रीट करते हो सब्जेक्ट को, वो आपको अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करके हम आपको देंगे। और सेकंड ग्रुप भी 4 जनवरी से कैसे शुरू हो रहा है इसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सेकंड ग्रुप के फैकल्टी जान लेते हैं। मिडकरी सर से अपन ने बात की, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे अपने को। उसी पेपर में 40 मार्क का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस होता है, वो निखिल सारड़ा सर पढ़ाएंगे। इन दोनों से अपन ने बात कर ली। एडवांस अकाउंट्स, अब आती है मजा।
जिसमें जबरदस्त टॉपिक्स है ना, अमलगमेशन उसका एडवांस लेवल, पार्टनरशिप का एडवांस लेवल, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स, एडवांस अकाउंट्स भी जो हमको जुबैर खान सर पढ़ाएंगे। अब जुबैर खान सर से भी हमने बात की, देखो टाइम वाइज कितना क्रूशियल है ये, क्योंकि ग्रुप 1 खत्म होगा, इमीडिएटली ग्रुप 1 स्टार्ट होगा। अगर ऐसा किया जाए और ग्रुप 1 थोड़ा लेंदी हो गया, या अगर आपका थोड़ा ग्रुप 1 का स्टडीज पेंडिंग हो गया, तो ग्रुप 1 पे कितना इंपैक्ट आएगा। कोई कम सब्जेक्ट नहीं है ग्रुप 1 में, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप 2 इवन फ्रॉम 4 जनवरी, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। एंड एक और टेक्निकल सब्जेक्ट आता है ग्रुप 2 में, जिसको हम जो है बहुत सीरियसली लेते हैं, लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इसी के लिए बनी है, या हमारी डिग्री इसी के लिए बनी है, वो है ऑडिटिंग सब्जेक्ट। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट एक्चुअली ऑडिट करना कैसे, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम इस सब्जेक्ट के बारे में, ये भी एब्सोल्युटली नया सब्जेक्ट है हमारे लिए। और इसको पढ़ाने के लिए वी हैव अनदर सॉलिड बॉम्ब, एक बहुत जोरदार सॉलिड बॉम्ब है हमारे पास, कि जो जब शुरू होता है ना तो धमाका हो जाता है। तो ऐसे जो है सॉलिड बॉम्ब हमारे हैं इंद्रेश गांधी। एज में हम सबसे बहुत छोटे हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने इन बंदे को जो है 11वीं से पढ़ाया हुआ है सीबीएसई, और फाउंडेशन इंटर फाइनल पूरा हमारे साथ ये पढ़े हुए हैं। इसको पढ़ते हुए भी हमने देखे हैं और इनको पढ़ाते हुए भी हमने देखे हैं। तो हमारे जो है सबसे पॉपुलर यंग टीचर जो है वो है इंद्रेश गांधी सर। तो बात सुनते हैं अभी इंद्रेश गांधी सर से। इंद्रेश गांधी सर जो है फाउंडेशन में ऑब्वियसली आप सब जानते हैं उनको, लॉ पढ़ा चुके हैं और अभी आपको इंटर में और सीए फाइनल में ऑडिट पढ़ाएंगे। एक और मजे की बात, सर ने जो शूटिंग किया, जैसे हमारे स्टूडियो है आपको मालूम है, तो हमारे स्टूडियो में सर जो पहला शूट किया ऑडिट का वो था सीए फाइनल के लिए। मतलब बंदा इतना कमाल का है कि पढ़ाना शुरू किया तो सीए फाइनल से शुरू किया और फिर बोले चलो ठीक है सीए इंटर का भी ऑडिट पढ़ा लूंगा। सो दैट इज अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज एंड दैट इज अ लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही हैज। So, my dear friends, let's listen from Indresh Gandhi, sir. Sir, over to you. थैंक यू सो मच विराग सर। इंडीड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं मतलब आप लोगों के साथ अभी एसोसिएट हुआ हूं। मतलब मैं जहां पहले पढ़ता था, ये तो किसी का सिर्फ ड्रीम हो सकता है कि वो वहां पे उसे पढ़ाने का मौका मिले, और ये मौका मुझे सर ने दिया, मिटकरी सर ने दिया है एंड विराग सर ने दिया है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑडिट, जब हम लोग वर्ड ऑडिट सुनते हैं तो मतलब इट्स लाइक कि AUDIT, ऑल यू डू इज टिक। मतलब हमको तो ऐसा ही लगता है ऑडिट का मतलब, जितना हम लोग सुनते हैं इधर उधर से सर ऑडिट का मतलब क्या होता है, या हमारे कोई सीनियर्स लोग होते हैं ऑडिट का मतलब। आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए, आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए कि इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, तो वो यही कहेगा ऑडिट और EISSM। मतलब पहले ITSM हुआ करता था लेकिन अब उसे EISSM बोलते हैं। ठीक है, दोनों कोर थ्योरी सब्जेक्ट है। मतलब इतना ज्यादा भयंकर कोर थ्योरी सब्जेक्ट है कि इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट निकलता है, सबसे ज्यादा अगर बच्चों का फेलियर का जो परसेंटेज होता है ना, जिसके कारण बच्चा नहीं निकल पाता है इंटर, तो वो है ये वाला सब्जेक्ट, ऑडिट सब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? बिकॉज कोर थ्योरी सब्जेक्ट है। सबसे मेन बात है कोर थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चा इसको प्रैक्टिकल लिंक ही नहीं करना चाहता, और उसी चीज को मैं दूर करता हूं यहाँ पे इंटर लेवल पे। मैं आपका अकाउंट्स का नॉलेज, आपका कॉस्टिंग का नॉलेज, आपका टैक्सेशन का नॉलेज, ये तीनों जो आपका नॉलेज होता है, ये तीनों के नॉलेज को मैं इंटरलिंक करके ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको, मतलब क्या होता है कि आप जो वहां पे पढ़ के आते हो, मैं एज इट इज उसको लिंक करवाता हूँ ऑडिट के साथ, कि देखो आप किस प्रकार ऑडिट कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ऑडिट में। अगर नहीं हुआ तो हमारे क्लास में बाकी सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन होते हैं उन चीजों के। नेक्स्ट चीज पे आता हूं कि ऑडिटिंग मैंने क्यों चूज किया। सर आप फाउंडेशन लेवल पे लॉ पढ़ाते हो, फिर इंटर पे ऑडिट क्यों? क्योंकि बेटा मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं ऑडिट करता हूं दूसरे एंटिटीज वगैरह का, मैं ऑडिट करता हूं बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स का। तो जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो सेम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूं। तो ऐसा बच्चों का कहना है, मेरा नहीं, ऐसा बच्चों का कहना है कि सर जो आपके एग्जांपल्स होते हैं वो दिल को छू जाते हैं करके, और उसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो जब मैं वो पर्टिकुलर अपना जो भी नॉलेज मैं गेन करता हूं, वो सारा के सारा नॉलेज जब मैं अप्लाई करता हूं टीचिंग में,
तो वो मुझे एक थोड़ा एज देते हैं कंपेयर टू अदर टीचर्स जो पढ़ाते होंगे बहुत सालों के एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन भैया चीजें अपडेशन का जमाना है, पुराने लॉज में आप खुद पढ़े हो लेकिन आज नए लॉज आ चुके हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी का। तो अगर आप उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हो तो देन मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो पर्टिकुलर चीज से पढ़ के मतलब है या वो पर्टिकुलर चीज ही पढ़ के मतलब है। तो सबसे मेन चीज होती है अपडेशन, और अपडेट कौन रह सकता है? जो प्रैक्टिस करता हो। और सिंस मैं प्रैक्टिस करता हूं तो वो नॉलेज एज इट इज उठा के मैं अप्लाई कर सकता हूं हमारे थ्योरी सब्जेक्ट में, जो उसको कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और वही बच्चे को मतलब बच्चे को वही चाहिए अल्टीमेटली कि हमको समझ में आना चाहिए करके। दूसरी मेरी बात, लाइवली एग्जांपल्स लेना। भैया जो हमारे आजू बाजू चीजें चलती रहती है हमेशा मैं वही एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग वगैरह का, एक सैम्पलिंग के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है और इंस्टीट्यूट उसके ऊपर 8 मार्क के क्वेश्चन पूछती है। अब बाकी लोग अगर देखेंगे तो बाकी लोग बताएंगे भैया बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उसको प्रोसेस करो। लेकिन नहीं, हमारे एग्जाम्पल तो भैया चालू होते हैं कहां से? व्हीट का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, राइस का एग्जाम्पल लेंगे कि आप शॉप में जाते हो तो आप किस प्रकार से सैंपल को चूज करते हो, और उसके मदद से हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। फिर आप लोग उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे, चार्टर्ड बनने के बाद कौन से इंफॉर्मेशन को आप लोगे, कौन से इंफॉर्मेशन को आप निग्लेक्ट करोगे, वो सारी चीजें हम लोग हमारे क्लास में देन एंड देयर इटसेल्फ हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक और खास बात हमारी ये क्लास की ये है कि हम एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। एक बार बेटा एग्जाम्पल आपको समझ गया ना, उसके बाद वो कंसेप्ट को कोई हिला नहीं सकता। आपके दिमाग में एक बार कंसेप्ट कॉन्क्रीट हो गया उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। आपको कितने भी कोई भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले आपको कभी दिक्कत नहीं जाएंगी। इसलिए हमेशा मैं एग्जाम्पल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ और घरेलू एग्जाम्पल्स देता हूँ जानबूझ के, ताकि बच्चे को बहुत आसानी हो समझने के लिए। तो बस यही मेरी कुछ क्वालिटीज है जो मैं अप्लाई करता हूँ ऑडिटिंग सब्जेक्ट में, जो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। आप 4 तारीख से जरूर जुड़े हमारे साथ और देखिए कि किस प्रकार से एक्चुअली जो सर कह रहे क्या सही में सर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। राइट, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विराज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इंद्रेश सर। तो दोस्तों ये थे इंद्रेश सर हमारे। जैसे आपको इनका पहले से इंट्रोडक्शन है सीए फाउंडेशन में, और आपको सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ा चुके हैं, अब आपको ये ऑडिट पढ़ाने वाले। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो है बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट। और ये जैसे इंद्रेश सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये सब्जेक्ट 2-3 ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने में बहुत ही जो है अपने को एक्सट्रीम लिमिट को पुश करना पड़ता है। कारण भी उसका ऐसा है कि फ्यू आर थ्योरी सब्जेक्ट, फ्यू आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कॉप अप कर जाते हैं, और कुछ थ्योरी सब्जेक्ट है। तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए हमको एक बहुत अच्छी टीचर की जरूरत पड़ती है। अब मैं बात करता हूं अमन सर की। अमन जैन सर ये भी अपने सब्जेक्ट के ट्रिमेंडस एक्सपर्ट हैं। कारण क्या? इन्होंने भी अपना एक सब्जेक्ट चुना और उस सब्जेक्ट के आगे जो है प्रॉपरली क्वालिफिकेशन इन्होंने ले लिए। सीए तो इन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन इनका पूरा इंटरेस्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की तरफ। तो इन्होंने जो है आईसीआई के जो है स्पेशल सिलेबस को कंप्लीट किया, जिसको ईसा डीसा कहते हैं। और नॉट ओनली दैट, इन्होंने यूएसए का भी सिलेबस कंप्लीट किया। और रिसेंटली ये इथिकल हैकिंग जो है उसका भी सर्टिफिकेशन उन्होंने लिया है। मतलब अगेन ही इज अ फैकल्टी हु कैन प्लेस हिमसेल्फ ऑन अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बड़े से क्वालिफिकेशन जो है वो सारे इन्होंने बेखूबी और बहुत आसानी से जो है हासिल कर ली है, और एक डीप और कॉन्क्रीट नॉलेज जो है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखते हैं। तो ऐसे हमारे अमन सर है, बहुत फ्रेंडली, बहुत बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके आपको पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल बेझिझक इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो बिल्कुल बिना डरे, और सारी बातें जो है ये क्लास में करा लेंगे। इनका एक पॉपुलर पॉइंट ये है, इनके बारे में जो बच्चे बताते हैं वो सबसे पॉपुलर पॉइंट ये कि सर एक बार अमन सर की क्लास कर ली ना तो घर में फिर ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, एक सब्जेक्ट की शांति हो जाती है। इंद्रेश सर की क्लास कर ली ना तो ऑडिट नहीं पढ़ना पड़ता है, एक सब्जेक्ट की शांति हो जाती है। क्योंकि हमको टैक्स में, अकाउंट्स में, कॉस्ट में, एफएम में बहुत पढ़ना पड़ता है, घर में बहुत सारे हमको होमवर्क्स होते हैं घर के लिए। लेकिन उसके साथ 2-3 सब्जेक्ट और अगर आ जाए थ्योरी के तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए निखिल सर रिगार्डिंग इको, अमन सर रिगार्डिंग EISSM,
और इंद्रेश का रिगार्डिंग ऑडिट, ये ध्यान रखते हैं इन बातों का कि ये कम से कम 3 सब्जेक्ट का बर्डन अपन बच्चों का कम कर दे। तो ये क्लास में आपसे जो है बहुत सारी चीजें करवा के लेंगे। ओवर टू अमन सर। अमन सर डिलिबरेट करेंगे आप सबको रिगार्डिंग EIS एंड SM। Thank you, Virak sir. Good afternoon, Midkari sir, other faculties and students. First of all, I would like to tell you guys that this is the first time in the history of CAPS or any academy in this central India that your both group 1 and group 2 are starting at the same time. This is the first time and I would like to appreciate because this is not a small move. ये सब करना किसी के लिए छोटी बात नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इतना सही, मतलब लाइक इतने सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए एंड देन वी केम टू कंक्लूजन कि बॉस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आज की डेट में मस्ट है एक साथ स्टार्ट करना। इसका सिंपल सा रीजन है, पहले बच्चों क्या होता था जब CA IPCC था ना, तो CA IPCC में आपका एक जो आर्टिकलशिप का पैटर्न था, तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, ग्रुप 1 क्लियर करो, ग्रुप 1 आपने क्लियर किया, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो सकती थी। मतलब यदि किसी बच्चे ने गलती से ग्रुप 2 क्लियर कर लिया और ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पाया तो उसकी आर्टिकलशिप ना स्टार्ट नहीं होती थी, उसकी जिंदगी चालू नहीं होती थी। बट अब सिनेरियो अलग हो गया है, आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों बराबर है, आपने कोई भी ग्रुप पहले क्लियर कर लिया तो आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होता है। बट ये हो गया सेकेंडरी थिंग। पहले तो मैं बोलता हूँ बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ एक ही बार आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओनली वन टाइम, उसके बाद तो आप जो भी कर रहे हो दैट डजंट मैटर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट यदि एक बार है तो आपको तैयारी एक ग्रुप की नहीं दोनों ग्रुप की करनी पड़ती है, मतलब आपका इंपॉर्टेंस एक ग्रुप पे नहीं दोनों ग्रुप पे होना चाहिए। एंड इसको ध्यान में रखते हुए मतलब मिडकरी सर का ये फॉर्मूला था कि यार अब दोनों मतलब ग्रुप बच्चों को दोनों ग्रुप का नॉलेज एक साथ दिया जाए। तो मतलब ऐसा होता था पहले 4 महीने आपका ग्रुप 1 चलता था, 2 महीने ग्रुप 2, फिर आप सोचते थे 3 महीने बचे हैं, इसमें ग्रुप 1 से स्टार्ट करते, ग्रुप 2 छूट जाता है, ग्रुप 2 से स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1। तो सर का ये कंसेप्ट था कि यार दोनों के यदि हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का जो पहले से माइंड है ना वो प्रिपेयर्ड रहेगा, भले ही आपकी कितनी क्लास हुई है पहले कितनी बाद में डजंट मैटर, बट एक बार बच्चे का माइंड मैपिंग हो गया ना कि मुझे बोथ ग्रुप करना है, उसने इसका टेस्ट फ्लेवर टेस्ट कर लिया कि भाई बोथ ग्रुप क्या होता है, तो पहले से आपका जो एम है वो सेट हो जाता है कि यार मुझे बोथ ग्रुप करना है एंड बोथ ग्रुप में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब चीज आप डे 1 से तैयार करने लगते हो। तो मतलब जो चीज आपको 3 महीने पहले सोचने का मौका मिलता है एग्जाम से, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ बस, मैं कभी भी कमिटमेंट्स नहीं करता जनरली, बट मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ ऐसा हुआ है कि 9 महीने पहले आपको सोचने का मौका मिल रहा है, उसको टेस्ट करने का मौका मिल रहा है कि 9 महीने बाद जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी आप कैसे करने वाले हो, राइट। सो लाइक आई एम वेरी मच डिलाइटेड दैट कैप्स ने ये मूव लिया है एंड सर ने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। नाउ सेकंड थिंग अबाउट द सब्जेक्ट EIS एंड SM, सुनने में तो जलेबी जैसा लगता है, लाइक क्या EIS SM कौन सी लैंग्वेज चल रहा है, तो बेटा ये एक नहीं 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड 2 सब्जेक्ट कैसे, EIS इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, SM इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको एग्जाम में 2 कॉपीज मिलती है, 2 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो 100 मार्क्स है, मतलब एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है पूरे CA में, पूरे CA की बात कर रहा हूं मैं, फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल तक, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको एक ही एग्जाम में सेंटर में 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, 2 आंसर शीट आएंगी, तो ये 2 पेपर हैं। तो अब एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड SM क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्या था बच्चा, पहले यहाँ पर आता था IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेम था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इट वाज एवरीथिंग टेक्निकल, तो काफी सारे लोगों का कंसर्न रेज हुआ कि सर वी आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड या मुझे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो व्हाई शुड वी स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफी टाइम तक ये डिबेट्स चले, इश्यूज चले, इंस्टीट्यूट का कहना था कि हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, राइट। तो फिर जब काफी सारी बॉडीज चेंज हुई, अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज काफी ज्यादा डायनामिक है, उन्होंने काफी सारे रिसर्चेस किए एंड दे केम टू अ कंक्लूजन, जैसा भाई अपना एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, तो इस डायनामिक एनवायरनमेंट में उन्होंने देखा कि यार सही बात है कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी का नॉलेज क्यों दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिए तो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, IT वाले लोग बैठे हुए हैं, तो व्हाई CA स्टूडेंट्स। तो फिर उनको एक रिग्रेशन एनालिसिस में समझ में आया कि यार कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अब कॉमर्स के स्टूडेंट को यदि आपको आगे बढ़ाना है, एक अलग लेवल पे जाना है, तो उनको IT का नॉलेज तो जरूरी है, बट कोर IT नहीं। उनको कौन सा IT की जरूरत है, तो उनको कमर्शियल IT की जरूरत है,
राइट। तो पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था वो अब चेंज किसमें हो गया, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो गाइस एंटरप्राइज इज बिजनेस, धंधा, एंड धंधा इज कॉमर्स। तो धंधा तो भाई हमारे रगों में बहता है, मतलब जिस दिन आपने सीए में डिसाइड कर लिया तो आपको उस दिन एक इंजेक्शन लग गया किसका, कॉमर्स का, बिजनेस का, ठीक है। तो उस बिजनेस को उन्होंने ब्लेंड किया किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। तो अब आपका जो भी आ गया, अब आपके जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट में टॉपिक्स क्या आते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। अरे बैंकिंग सीए से अच्छा किसके लिए है भाई, मतलब हमारी रोजी रोटी ही बैंकिंग से चलती है, टैक्सेशन वगैरह सब 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 किससे लिंक्ड है, बैंकिंग से लिंक्ड है। तो कोर बैंकिंग आ गया। उसके बाद आपका फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अभी विराट सर ने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया, इंटर में आपको जुबेर सर पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को इन्होंने अकाउंट्स पढ़ाया, तो अकाउंट्स का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर ने जो आपको पढ़ाया है वो आपका यूज कब आएगा, कब आएगा आपके पास यूज। आपको लगता है कि सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे बैठ के आप अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप क्या बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, अकाउंटेंट नहीं। तो आपको सिर्फ बैठ के डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास नहीं करनी है। तो जो सर ने आपको इस पे एग्जैक्टली पढ़ाया है उसका यूज आपको कब आएगा, कैसे आएगा, तो जब आप एक बड़े लेवल पे जाओगे। तो आपको क्या लगता है कि रिलायंस या फिर आप कोई भी बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करो, इनफैक्ट कैप्स की हम बात कर लें, तो आपको लगता है यहाँ पर मैनुअल अकाउंटिंग चलती होगी, टक 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 से मारते रहेंगे, या फिर चीजें ऑटोमेट करने की जरूरत है। इट्स टाइम टू ऑटोमेट दी थिंग्स, राइट। तो ऑटोमेट करने के लिए हमको नॉलेज की जरूरत है, कौन से नॉलेज की, टेक्निकल नॉलेज। तो बेटा अमन सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो गाइस देखिए अभी चीजें क्या हो रही हैं, चीजें देयर इज अ वेरी बिग शिफ्ट। अब शिफ्ट कहां से जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है मैनुअल वर्क से ऑटोमेटेड वर्क का। मतलब पहले जो गधा मजदूरी चलती थी, सिंपल वर्ड है एंड उसको बोलने में कोई हरकत नहीं है, जो पहले गधा मजदूरी चलती थी, एकदम मैनुअल काम करता था, अभी वो गधा मजदूरी नहीं, अब जमाना आ गया है स्मार्ट वर्क का। यदि आपको पता होगा यूएसए में अराउंड 30% जो लॉ फॉर्म्स है, यूएसए में अराउंड 30% लॉ फॉर्म्स बंद हो गई हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसकी जगह ले ली है। अब बता तो बात तो खैर सर ने क्लियर किया कि जो आईटी सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आईटी सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वो भी बहुत जो है हमारे लिए क्रूशियल है। उसके साथ साथ एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली समझ के उसके ऊपर काम करना, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये भी सब्जेक्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अमन सर ही इज देयर, आई थिंक। सर गो अहेड। ओके सर, सॉरी देयर वाज सम नेटवर्क इशू। ओके, सो अब एक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं। अब एग्जांपल की बात देता हूं, देखिए एक बैकअप चलता है, एक आईटी का कंसेप्ट है ईआईएस का, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो अभी के अभी हो गया। ईआईएस में एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक होता है बैकअप एंड रिकवरी प्लानिंग। अब मुझे पता है कि मेरे फोन की बैटरी डाउन है एंड इस रूम में मेरे पास चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो उसके लिए अब बिजनेस डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, तो मुझे बिजनेस रिकवरी प्लानिंग करनी है। तो आई एम हैविंग माय बैकअप्स, जिसको बोलते हैं वार्म साइट कंसेप्ट, हॉट साइट, वार्म साइट एंड कोल्ड साइट। तो वार्म साइट मैंने मेरी रेडी रखी थी, राइट। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दी क्वेश्चंस, एक्सप्लेन दी कंसेप्ट इन दी क्लास। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, धंधा कैसे करना है। अभी आपने देखा कि टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी के बिना आप रह नहीं सकते, टेक्नोलॉजी के बिना आप सीए बन भी जाओगे तो आपका पैकेज 10 लाख 12 लाख 15 लाख, बहुत होगा तो 25-30 लाख तक पहुंचेगा। आज की डेट में आपको लगता है 20 लाख 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, बट जब तक आप सीए बनोगे तो आपका 25 लाख आज की डेट में 8-9 लाख के ऊपर का नहीं रहेगा। अभी आपको मिटकरी सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाएंगे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यू विल रियलाइज कि जब आप सीए बनोगे तब का 25 लाख आज के 8-10 लाख के ऊपर की वैल्यू नहीं देगा। तो यदि आपको उतने में रुकना नहीं है तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारा सबसे ज्यादा एम रहता है कि बच्चा अपना खुद का कुछ करे, रेदर देन किसी कॉर्पोरेट को जाके अपनी सर्विस दे, वो खुद एक सर्विस प्रोवाइडर बने, मतलब रेदर देन गोइंग फॉर अ जॉब वो एक एंटरप्रेन्योर बने। तो बेटा अभी इसमें ना मार्केट में बहुत सारे फैकल्टीज आते हैं जो बोलते हैं हम एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो फैकल्टीज रहते हैं वो क्या रहते हैं,
आपके सिर्फ दे आर इनटू टीचिंग, तो उन्होंने जो बुक से पढ़ा वही आपको सिर्फ हंसते खेलते डांस कराते हुए बता देंगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जियो में ऐसा चल रहा है, रिलायंस में ऐसा चल रहा है, रिलायंस में विमल है, पेट्रोकेम है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता है यार ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, आप सीए बनोगे तो आपको क्या लगता है, आप डायरेक्ट विमल पान मसाला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूं। हाँ, तो विमल हो गया, आपका जियो हो गया, डायरेक्ट आप इनमें वर्क करने वाले हो, या आप करने वाले हो 1,50,00,000 की कंपनी में, मतलब जिनका टर्नओवर 1,50,00,000 है, तो आपके पास जो क्लाइंट्स आने वाले हैं वो 1,50,00,000, 2 करोड़, 3 करोड़ इस लेवल के आने वाले हैं। तो जब तक आप आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट इन पे नहीं लगाते, एक कंसेप्ट है उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस का, एंड आप कहीं पर भी देख लो पोर्टफोलियो एनालिसिस में आपको एप्पल का एग्जांपल देंगे, जियो का एग्जांपल देंगे, ऐसे सारे मल्टीनेशनल कंपनी से एग्जांपल देते हैं। अरे भाई, पोर्टफोलियो एनालिसिस बनाया सिर्फ बड़ी कंपनी के लिए थोड़ी ना था। यदि एक छोटी सी कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, उसका भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस उस पे भी लगता है। तो यार पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है, आपको पैसा कमाना है क्लाइंट से, तो उसको पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दो ना, कि बस आओ बैठो, मैं तुम्हारे साथ आमने सामने बैठो टेबल में, मैं आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देता हूं। आप जब आपके क्लाइंट को पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दोगे ना, तो वहां आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये 50 मार्क्स का सब्जेक्ट भले ही है, बट आपको वो लखपति करोड़पति बनाने की कैपेसिटी रखता है, बस आपको सामने वाले को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते आना चाहिए। और आप वैल्यू प्रोवाइड कब कर पाओगे, जब आप उसको आपके लेवल पे लेकर आओगे। कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे बच्चों का कंसेप्ट प्रॉब्लम आती है, सर अकाउंट्स में सर ने कंसोलिडेशन पढ़ाया, अमलगमेशन पढ़ाया, ये तो बड़े बड़े लेवल पे होता है। अरे किसने कहा बड़े लेवल पे होता है? प्रैक्टिस में देखो भाई, छोटे छोटे बिजनेस एंटिटीज भी तो मर्ज होते हैं, डीमर्ज होते हैं, तो क्या उनको कंसोलिडेशन डीमर्जर नहीं लगेगा? बट उनको बताने वाले ही नहीं, क्योंकि सबका फिनोमिना क्या चलता है, अरे बड़े कंपनी में होता है तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ लो, कंसेप्ट पे आपने ध्यान दिया ही नहीं। तो दैट इज अ वेरी की पॉइंट इन आवर टीचिंग, कि बॉस आप जो करने वाले हो ना जस्ट सीए बनने के बाद, उसकी तैयारी आपकी आज से होती है। स्कोर तो बेटा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, वी आर नेवर रनिंग फॉर स्कोर्स, स्कोर्स इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। एंड स्कोर्स मतलब 60 मार्क्स कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूं मैं, 60 मार्क्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। तो प्रैक्टिस का जो पूरा का पूरा जिस्ट है, पूरा का पूरा अर्क है, वो आपको यही मिलने वाला है। एंड जैसा कि विराट सर ने कहा, आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इको, ऑडिट, ईआईएस एंड एसएम, बेटा ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इसको आपको घर पे नहीं पढ़ना पड़ता। आपका जो रिवीजन भी होता है ना, क्लास में होता है, क्लास चालू होती है रिवीजन से, क्लास खत्म होती है रिवीजन से। तो यदि मैंने आपका पूरा रिवीजन, हमने आपका रिवीजन रदर क्लास में ही करा दिया, तो आप घर जाके और क्या करने वाले, आप भी वही करने वाले थे। सिर्फ अंतर यह होता है कि जब हम पढ़ाते हैं, हम रिवाइज कराते हैं, तो हम इफिशिएंटली कराते हैं। मतलब वो रिवीजन जिसको 15 मिनट लगना है, हम 15 मिनट में कराते हैं, और वही रिवीजन आप जब घर पे करते हो तो 2 से 3 घंटे लेते हो, क्योंकि आपका दिमाग ना कुछ और चीज भी रिवाइज करने लगता है उस टाइम, जो कि करना नहीं चाहिए था आपके हिसाब से, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंसेप्ट। एंड ये लिटरली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का मीनिंग देगा। नहीं तो लोग आपको इनिशियली बूस्ट करते हैं, बहुत फर्स्ट मतलब बोथ ग्रुप दो, जैसे एक ग्रुप खत्म होता है ना, वो खुद ही बोलने लगते हैं आपको कि नहीं यार एक ग्रुप पे फोकस कर, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ग्रुप 2 चालू होगा, फिर ग्रुप 1 पढ़ोगे। दिस इज द टाइम, दिस इज द प्रपोजिशन जहां पर आपको डे 1 से बोला जा रहा है बोथ ग्रुप करो, लास्ट डे तक बोला जाएगा डे ग्रुप करो, बोथ ग्रुप करो। इनफैक्ट इंद्रेश सर हम लोग लाइक लास्ट डे, आपका कल पेपर है, आज भी हम आपको फुल डे सपोर्ट देते हैं। फुल डे वी आर ऑनलाइन जस्ट बिफोर अ डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। आपके मैराथन रहते हैं, 1.5 दिन का मैराथन चलता है। तो यदि किसी बच्चे का कुछ छूट भी जाता है, या उसको लगता है 1.5 दिन में वो पूरे कंसेप्ट कवर नहीं करता, तो हम 1.5 दिन में पूरे कंसेप्ट, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट्स, एवरीथिंग हम कवर कराते हैं 1.5 दिन के अंदर। मतलब जो 4 जनवरी से आपका साथ चालू होगा, तो साथ छोड़ने वाले तो नहीं है, बट यस, ईआईएस हम आपको एग्जाम के 1 दिन पहले तक, ऑडिट आपको एग्जाम के 1 दिन पहले तक आपका तैयार करा के देंगे। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ मिडकरी सर स्कैप्स। सो आई एम प्राउडली सेइंग दैट यस,
आई एम प्राउड टू बी अ फैकल्टी एट मिडकरी सर्च कैप्स, जहां पर मैंने मेरा सीपीटी स्टार्ट किया, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं आप, इंटर किया, फाइनल किया, एंड नाउ आई एम अ फैकल्टी देयर. So thank you sir for giving me the opportunity, and I wish कि ये स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल. थैंक यू. तो दोस्तों ये हमारा सेकंड ग्रुप है जिसमें आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके साथ इकोनॉमिक्स, एडवांस अकाउंट्स, ईआईएसएम और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. आई होप आपको सारे पेपर्स अभी क्लियर हो गए कि हमको किसमें क्या क्या पढ़ना है, राइट? बात करते कि बैच कैसी होने वाली है और ये बैच में क्या शेड्यूल रहने वाला है, आपको कैसे कैसे इसके एडमिशंस लेना है. लेकिन उसके पहले दर्शन सर हमारे साथ कुछ बात कर रहे हैं. तो दर्शन सर, ओवर टू यू. दर्शन सर आपको कुछ पॉइंट समझाएंगे, क्या बेनिफिट्स होते हैं ज्वाइनिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स. Hello everyone. Good afternoon sir. Good afternoon all of you. तो यहाँ पे बात चल रही है हमारी दोनों ग्रुप की, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. फाउंडेशन में तो 4 ही पेपर थे, तो लड़ाई थोड़ी कम करनी थी. इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा लड़ाई करनी, लिटरली वॉर करना है आपको. देयर आर 8 पेपर्स, तो आपको प्रॉपर आपका टाइमिंग का प्लानिंग होना चाहिए, प्लस होमवर्क का प्लानिंग होना चाहिए, स्टडीज का प्लानिंग होना चाहिए. तो ये सारा चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक्सपर्ट्स लोगों से पढ़ेंगे जिनको बहुत ज्यादा वाइड एक्सपीरियंस है उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट एक पढ़ा रहा उसमें का कोई पार्ट दूसरा पढ़ा रहा, इट इज नॉट लाइक दैट. जो पूरा पेपर है, पूरा का पूरा पेपर वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी अगर पढ़ाते जा रहा है तो वो अच्छे से कनेक्ट भी कर देता है एंड बाकी भी चीजें अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेविंग ऑफ टाइम इन ट्रांजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर जैसे ही लॉकडाउन से ओपन हो जाएंगे सारे क्लासेस, तो क्या होता है, बच्चा एक जगह एक सब्जेक्ट लगाता है, दूसरा जगह लगाता है, फिर उधर से उधर घूम रहा, फिर टाइम टेबल में कुछ चेंज हो गया तो कुछ इधर का मिस हो रहा, कुछ उधर का मिस हो रहा. तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए. ये बच्चों के साथ ऐसे हादसे होते हैं, और यह हादसे होने के बाद पता चलता है कि भैया नुकसान हो गया है ना. अपने को जो लॉस होता है, लॉस होने के पहले नहीं समझ में आता, लॉस होने के बाद पता चलता है. तो वी विल ऑलवेज अवेयर यू कि बेटा ऐसा होगा, गिरोगे, गिरना नहीं है, लेकिन ठीक है, साइड से निकल जाना है. तो ये चीज आपने नहीं करना है. यू विल सेव योर टाइम इन दिस केस. Some topics of different subjects are interlinked with each other, so joining at one place for the group makes easy grasping of all the subjects. This is very much important. कि जैसे अकाउंट्स में जुबैर सर ही अकाउंट्स 1 एंड अकाउंट्स 2 पढ़ाते, तो इंटरलिंक्ड रहता है. तो ऐसा आपने नहीं करना चाहिए कि एक जगह एक सब्जेक्ट और सेम ग्रुप 2 का सब्जेक्ट दूसरी जगह. तो उस केस में अकाउंट्स के फैकल्टी चेंज हो गए तो एक स्टाइल रहता है, एक टीचिंग का तरीका रहता है, तो वो आपका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती है. कॉस्टिंग मिडके सर पढ़ाते, सेम सर एफएम भी पढ़ाते हैं, तो आपको प्रॉपर लिंक मिलता है. फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स आपने निखिल सर से पढ़ा है, वही एडवांस लेवल का इकोनॉमिक्स आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तो आपको लिंक मिलता है. तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है. ये भले ही शुरुआत में समझ में नहीं आती है, क्योंकि शुरुआत में तो सारे टॉपिक्स जो इजी लेते हैं, ऑब्वियस बात है. शुरुआत जब हम चालू करते हैं क्लास की तो एकदम हार्ड टॉपिक से चालू नहीं होने वाले, नॉर्मल इससे होंगे. बट जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे जो इंटरलिंकिंग रहता है विद इन द सब्जेक्ट्स, वो ध्यान में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड एट प्रोफेशनल लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल. इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर डेली शेड्यूल, दैट इज ऑब्वियस बात है. अगर आपका एट वन रूफ सभी चीजें है तो आप अपना शेड्यूल, अपने क्लासेस आपको पता है कौन से टाइम पे क्या होना है, एंड उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, आपका सेल्फ स्टडी का प्रिपरेशन कर सकते हो उसके हिसाब से, प्रॉपर शेड्यूल बना के आपके हिसाब से. बिकॉज हर एक पर्सन अलग अलग रहता है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग रहती है. किसी को थ्योरी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो उनके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं. वी कैन नॉट मेक अ स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉर ऑल. हम कोई भेड़ बच्चे नहीं है, कोई गाय भैंस नहीं है कि हमारे एक ही शेड्यूल रहेंगे, इस टाइम पे 4 दो, इस टाइम पे मत दो. ऐसा नहीं होता है भाई. किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को रात को पढ़ना पसंद है, तो आपके हिसाब से आप शेड्यूलिंग कर सकते हो प्रॉपरली. Studying with live faculties make easy understanding of subjects, keep focus on the subjects and maintain discipline in class, which makes live faculties results more faithful. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई करना, पेन ड्राइव ले लेना और बाद में कंप्लीट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है. कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, सब चीज अपने पास है, लेकिन अपन पढ़ रहे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको मेंटर्स के साथ, आपके फैकल्टीज के साथ पढ़ते जाना है. रेगुलर बेसिस पे जो डेली बेसिस पे होते जा रहा है वो चीज डेली बेसिस पे ही कंप्लीट करना है. कोई पेंडिंग जॉब्स नहीं रहने चाहिए. तो उस केस में आप इफिशिएंटली 100% आपका यूटिलाइजेशन कर सकोगे एंड इफिशिएंटली नॉलेज भी ग्रैब कर सकोगे.
लर्निंग विद एक्सपर्ट्स मेक यू एक्सपर्ट, ऑब्वियस बात है। अगर आप ज्यादा क्वालिफाइड लोगों के साथ पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है आपको उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ते जाएगा। एबिलिटी ऑफ फैकल्टीज फॉर सॉल्विंग डाउट्स एज पर योर शेड्यूल, क्या बोल रहे हैं, एज पर योर शेड्यूल, कि आपके हिसाब से एबिलिटी ऑफ फैकल्टी होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हर एक का टाइमिंग अलग अलग रहता है पढ़ाई का। तो वी प्रॉमिस यू कि आपको जब जब जो डाउट्स आएंगे तब तो वो डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व होने वाले हैं। तो आप क्लास में भी तो डाउट्स पूछ ही सकते हो, क्लास के बाद भी फैकल्टीज आर अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स 1-to-1 बेसिस। ये पूरे मिड केसेस एकेडमी गारंटी लेती है कि कोई भी फैकल्टी उसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, बिकॉज हम वही कल्चर से ग्रो हुए हैं। आप हम लोग सब मिड केसेस से ही पढ़े हुए, वही कल्चर से ग्रो हुए हैं, तो हमें डाउट सॉल्विंग करना बहुत पसंद है। इट इज अवर वन ऑफ द फेवरेट थिंग कि स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, इसका मतलब दे आर स्टडिंग समथिंग, वो कुछ तो ही पढ़ रहे हैं। डाउट ही नहीं आ रहा तो हमको डाउट आता है कि भैया पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, सामने वाले को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ना। तो डाउट सॉल्व होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेशनल एग्जाम पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 1 फैकल्टी 1 सब्जेक्ट, दैट इज वेरी मच नीडेड। कि जैसे अकाउंट्स में एक सब्जेक्ट, अकाउंट्स में कोई टॉपिक अलग पढ़ा रहा, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ अलग पढ़ा रहा है, तो उसका जो इंटरनल एप्लीकेशंस है, इंटरलिंक जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। We believe that students are the greatest asset of the nation, and hence we develop knowledge of each student of the class rather than just concentrating on the few bright students. ये हमारा तरीका नहीं है। हमें सबसे ज्यादा फोकस जो एवरेज स्टूडेंट है उसके ऊपर रहता है। ब्राइट स्टूडेंट तो खुद से भी पढ़ सकता है, उसको कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, बट जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है उसको पहुंचाना आखिरी तक के, उसको सीए बनाने के छोड़ना है, ये हमारा बेसिक फोकस रहता है। We are a team of dynamic faculties having in-depth knowledge and rich experience in respective subject. हर एक जन एक सब्जेक्ट लेके बैठा है। निखिल सर टैक्सेशन, अकाउंट्स वाले सर फिक्स है, जुबैर सर कॉस्टिंग वाले सर फिक्स है, लॉ वाले सर फिक्स है, ऑडिट वाले सर, हर एक जन ने अपना अपना कोर सब्जेक्ट चुना हुआ है और उसमें वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो उसके चलते उनकी जो डिलीवरी है, उनका जो टीचिंग स्टाइल है, उनका नॉलेज देने का जो स्टाइल है, और वो उसी में खुद को अपडेट करते जाते हैं, खुद को और अपग्रेड करते जाते हैं, और अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे अच्छा करते जाते, उसी में दिन रात लगे रहते हैं। इन सब के यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे। आप वीडियोस जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे उसमें डिफरेंस भी मिलेगा, डेमो लेक्चर्स में डिफरेंस मिलता है, बिकॉज खुद को कंटिन्यूस बेसिस पे वो अपग्रेड करते जा रहे हैं। सो दे आर बिकमिंग एक्सपर्ट एंड मोर एक्सपर्ट इन दैट केस। तो वो बहुत बढ़िया बात होंगी आपके हिसाब से। We believe more in goal-oriented action rather than mere motivation. खाली मोटिवेशन देना और स्टूडेंट को पंप करके रखना, और फिर जो बहुत बड़ा बोलून है वो एग्जाम के बाद फूट जाता है। एग्जाम के पेपर में पेपर सॉल्व करते हैं समझ जाता कि भैया गलती हो गई अपने से करके। बहुत स्टूडेंट का फोन आता है कि सर ये गलत हो गया, हमारा पेपर गड़बड़ हो गया। सिर्फ मोटिवेशन में रहे लेकिन नॉलेज में नहीं रहे। तो हमें नॉलेज भी होना चाहिए। मोटिवेशन डीमोटिवेटेड स्टूडेंट को लगता है, जो डिप्रेस लोग हैं उनको मोटिवेशन लगता है। आप जैसे नॉर्मल लोगों को मोटिवेशन नहीं लगता। यू आर ऑलरेडी वेरी वेल मोटिवेटेड एंड यू आर ऑलरेडी गोल ओरिएंटेड लोग। आप सभी लोग प्रॉपर, आपका गोल सेट है। तो मोटिवेशन जो है उनको वो असाइलम में दिया जाता है मोटिवेशन। नॉर्मल लोगों को मोटिवेशन जनरली नहीं दिया जाता रेगुलर बेसिस पे, एक आध बार लगता है। तो यू आर ऑल नॉर्मल पीपल, सो यू रिक्वायर नॉर्मल स्टडीज ओनली, नॉट रेगुलर मोटिवेशन लेक्चर्स। Along with comprehensive teaching, we give emphasis on doubts only, वो तो पहले बता दिया। Ability of teachers at students preferable time, ये भी रहेगा बिकॉज हर एक का अलग अलग फोकस रहता है, तो वो हिसाब से डाउट्स भी सॉल्व होते हैं। We assure support throughout the journey of chartered accountancy course. आप सीए फाउंड कुछ लोग हमारे साथ 11-12 से तब से पढ़ते जा रहे, सीए फाउंडेशन में भी आगे भी रहेंगी। We strongly believe that the student should be able to use their knowledge in reality in addition to clear exam with good marks, because आप लोगों ने हमें लाइफ टाइम दुआएं देनी चाहिए, ये हमारा फोकस है। खाली एग्जाम अच्छे से कर लिया और फिर बस दर्शन सर का साथ छोड़ दिया या जुबेर सर का साथ छोड़ दिया या बाकी फैकल्टी के साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स जो लाइफ टाइम हमें याद करें और आपके बच्चे भी हमारे पास ही आए, ये हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो हम अभी आपका कभी साथ नहीं छोड़ने वाले। We focus on providing conceptual learning with easy business और commercial related example। Obviously बात है कि अगर tough concepts को हम रियल केस स्टडीज के साथ अगर डिस्कस करेंगे, रियल केस स्टडीज के साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। दैट वी डू एट प्रोफेशनल लेवल। वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गिव बेस्ट सर्विसेज लाइक बैकअप क्लासेस, वीडियो बैकअप्स तो रहेंगे ही। क्वालिटी ऑफ नोट्स ऑसम, एक से एक, मैंने हर एक ने अपने नोट्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया है कि हर एक ने नोट्स प्रिपरेशन पे एक से एक पेज उसका कैसा प्रॉपर होना चाहिए, कौन सी चीजें कहाँ पे आनी चाहिए, कैसे एग्जाम्पल्स आने चाहिए, कैसे चार्ट्स आने चाहिए,
फिर से वहां पे अगर थ्योरेटिकल पोर्शन होगा तो उसको चार्ट पे भी कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो हर एक चीज कैसे रिवाइज करने में ज्यादा आपको मदद देंगी, वो सारा सब कुछ वो नोट्स में आया हुआ है। जैसे जुबेर सर ने बोला उन्होंने तो इन्फोग्राफिक्स भी डाले हुए, तो दैट इज वेरी क्रिएटिव थिंग सर, एंड यू आर ऑसम इन दैट। सॉल्विंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, टेकिंग रिविजन्स, टेकिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वन डे रिविजन्स, ये सारा चीज रेगुलरली आपको यहाँ पे कराया जाएगा। एट सीए फाउंडेशन लेवल तो हो चुका है, सी इंटरमीडिएट भी रहेगा वैसे ही, एंड सी फाइनल लेवल पे भी रहेगा। तो ये सारी चीजें जो इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आपको मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आपको ये सारी बेनिफिट्स आपको एक ही जगह पे मिल रहे तो व्हाई नॉट टू जॉइन देयर, है ना। तो फर्स्ट यू कैन जस्ट अटेंड डेमोज एंड यू कैन डिसाइड योरसेल्फ, एंड ये सारे फीचर्स तो हमारे एकेडमी कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोवाइड करेगी ही, ठीक है। सो वॉक वाइजली, स्टडीली, एंड दे स्टम्बल हु रन फास्ट। सो I will wish you all the very best, and just believe in your teachers, what they say, do that, and you'll definitely come with the first attempt chartered accountant. ठीक है, over to Virak sir. थैंक यू दर्शन सर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये शेड्यूल कैसा चलेगा। इसको हम लोग कहेंगे KYF प्रोग्राम। क्या कहेंगे बेटा? KYF प्रोग्राम, मतलब नो योर फैकल्टी प्रोग्राम। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप KYF प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड रहोगे मिडकरी सर्स कैप्स एकेडमी में। सर रजिस्ट्रेशन कितना करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 10,000 प्लस GST। जस्ट यू हैव टू पे 10,000 प्लस GST, और आपने अपने आप को मिडकरी सर्स कैप्स एकेडमी में रजिस्टर करना है फॉर KYF प्रोग्राम, दैट इज नो योर फैकल्टी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत आप दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर देंगे राइट फ्रॉम 4th जनवरी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उस वक्त आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, वो शेड्यूल से आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन शेड्यूल बहुत हेवी नहीं रहेगा, 2-3 घंटे की ही आपकी पढ़ाई रहेगी, दैट्स ऑल। 3 आवर्स मैक्स, 3 आवर्स की आपकी पढ़ाई रहेगी। और दोनों ग्रुप उसमें कैसे कवर होंगे उसकी खास बात है शेड्यूल में, जो आपको मिलेगा जब आप रजिस्टर करोगे खुद को अपने ऑफिस में, तब कैप्स एकेडमी के ऑफिस में तब, राइट। एंड सर ये बैचेस फेस टू फेस रहेगी कि ऑनलाइन ही रहेगी? देखिए, as on today there is no news regarding online face to face offline coaching। एक सिर्फ स्टेटमेंट कहीं मैंने पढ़ा है कि 3 जनवरी से ये लोग परमिशन देने वाले हैं स्कूलों को, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनको जो है ये परमिशन देने वाले 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को क्लासेस शुरू करने के लिए। ऑलरेडी ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बीइंग सेक्रेटरी, हमने जो है एक ऑलरेडी एजुकेशन मिनिस्टर को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उसके बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर को हमने लेटर्स फॉरवर्ड कर दिए हैं कि अगर कोचिंग शुरू होता है, मतलब अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू होती है, स्कूल कॉलेज शुरू होते हैं, तो कोचिंग को भी उन्होंने सेम डे से परमिशन देनी चाहिए। उन्होंने कुछ परमिशन रूरल में दी है 14 दिसंबर से, लेकिन रूरल के कॉलेजेस में ये देखा गया कि पेरेंट्स दे आर नॉट अलाउइंग स्टूडेंट्स टू गो टू द कॉलेज, और अटेंडेंस 10% है, 10%। प्लस अपने शहर में क्या गाइडलाइंस आएगी उस सब के बारे में वी ऑल आर स्टिल इन डार्क, एंड देयरफॉर हम जो है ये बैच पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही शुरू करेंगे, जैसे जूम हो गया, बाकी भी कुछ तरीके हैं, उन तरीकों से ये बैच हमारी शुरू रहेगी। एक बार प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सारी एकेडमीज को परमिशन मिल जाए, सारे इंस्टीट्यूट्स को परमिशन मिल जाए, तब अपन भी इन क्लासेस को फेस टू फेस शुरू करेंगे। सर कब करेंगे यार, उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट परमिट करेगा, उसके बाद में लोकल अथॉरिटीज परमिट करेगी, तब ये क्लासेस फेस टू फेस मोड पे शुरू होगी। हाँ, लेकिन आपको पूरा सीए इंटर जो है वो ऑनलाइन पढ़ना नहीं है, आपको फेस टू फेस बैचेस में भी आने को मिलेगा, ये बात पक्की है। आप में से कुछ लोग शायद नागपुर में नहीं रहते हो, सर हम तो नागपुर के नहीं है, आउट स्टेशन के, हमने क्या करना चाहिए? तो आपको फेस टू फेस बैच शुरू होने के बावजूद भी आपको ऑप्शन रहेगा कि आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहे
तो आप पढ़ सकते हो। वी आर गिविंग यू 2 ऑप्शंस। आप फेस टू फेस बैच ज्वाइन करें, नागपुर के तो कोई दिक्कत ही नहीं, नागपुर के बाहर के तो आप यहाँ आए और हॉस्टल्स में और पीजीज में रह के आप बैच को अटेंड करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप आपके घर से ही पढ़ना चाहते हो, तो हम आपको उसका भी प्लेटफॉर्म जरूर अवेलेबल करा के देंगे। वी ऑल आर इक्विप्ड विद आवर स्टूडियोज एंड हमारे जो भी क्या बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी सिस्टम है ऑनलाइन के लिए, वो सारी इक्विप्ड है। हम प्रॉपर तरीके से आपको कोचिंग दे सकते हैं। एक पूरी बैच इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला के वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही जो है हमने फिनिश की हुई है, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएगा उसका। लेकिन फीडबैक जो आए हैं बच्चों के, वो एग्जिट पोल बोलते हैं ना, वैसे एग्जिट सेंटर जो एग्जिट सेंटर पोल बहुत अच्छा आया हुआ है और बच्चों ने बोला है कि नहीं, सारे फैकल्टीज ने जो पढ़ाया वो हमारे बहुत काम के आया है और हमारे पेपर्स बहुत अच्छे गए। तो उतना जो है एग्जिट सेंटर रिजल्ट हमको मिला हुआ है। करेक्ट रिजल्ट जो है डेफिनेटली हमको मिलेगा आईसीआई का रिजल्ट लगने के बाद। तब तक बात आती है आपकी, तो जैसे मैंने पहले ही बोला, हम सब ने बोला कि आपको रुकना नहीं है। थोड़ी बहुत जो है मस्ती अभी आप कर लोगे 15 दिन 14 दिन जो भी है, और उसके बाद तुरंत आप जो है लग जाओगे अपनी सीए इंटर की पढ़ाई को। और पढ़ाई का भी ऐसा ही है कि हम थोड़े से लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आपको 7-8 घंटे बैठना है और पढ़ाई करना है। इट्स टू टायरिंग, आई नो इट्स टू टायरिंग। इसलिए एक सिस्टमैटिक प्लान हमने आपके लिए बनाया हुआ है सीए इंटर का, वो प्लान को अपन फॉलो करेंगे। डिटेल शेड्यूल मिलेगा आपको जब आप हमारे साथ रजिस्टर होंगे तब। रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन कम टू अवर ऑफिस धर्मपेट में, रूम नंबर 102 में, फर्स्ट फ्लोर में, कैप्स एकेडमी के नाम से। और एल्स हमारी वेबसाइट जो है आप सभी को पता है capsacademy.in, capsacademy.in पे भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर हर एक लीफलेट, हर एक फ्लायर के नीचे आपको मिलेगा। वो हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है डिटेल इंक्वायरी कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट रहे तो। और एडमिशन ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफिस में आके भी हो सकती है। तो मैंने आपको फिर से क्लियर कर देना है, ये नो योर फैकल्टी प्रोग्राम आपका चलेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तब तक आपको जो है जस्ट 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी भर के आपको केवाईएफ प्रोग्राम में आ जाना है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। आगे अगर आपने चाहा कि नहीं हमें कंटिन्यू करना है इंटरमीडिएट में, तो बैलेंस फीस आपको जो भी रहेगी वो बैलेंस फीस भरना पड़ेगा और सीए इंटर का कोर्स आपको कंप्लीट करने मिलेगा। आप में से कुछ लोग बोलोगे नहीं सर हमें फिर भी 2 सब्जेक्ट इधर करने, 2 सब्जेक्ट उधर करने, 4 इधर करने, 5 उधर करने। जो आपको करना है वी विल बी ओपन फॉर योर डिसीजन और आपके 10,000 रुपीज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो है कवर किए जाएंगे, मतलब एडजस्ट किए जाएंगे। अब एक और पॉइंट आता है कि सर बाय चांस ऐसा कोई स्टूडेंट है कि जो बेचारा सीए फाउंडेशन इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया, उसका क्या? उसके लिए भी 2 ऑप्शन है मेरे तरफ से। आइदर सीए फाउंडेशन की रिवीजन प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। अगर सेल्फ स्टडी करना है तो नो प्रॉब्लम, हमें एक एप्लीकेशन अलोंग विद द मार्कशीट आप सबमिट कर देंगे ऑफिस में, तो आपके पैसे कंप्लीट आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। सिर्फ एप्लीकेशन जो है रिजल्ट के 10 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है? तो रिजल्ट के 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप एप्लीकेशन करते हो ऑफिस में, तो आपने जो भी पैसे भरे जीएसटी के समेत सारे पैसे जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट कि आपको नो योर फैकल्टी जो है ज्वाइन करना है। नो योर फैकल्टी प्रोग्राम 4 जनवरी से, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के फैकल्टीज आपके साथ आपको पढ़ाएंगे और आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ जाना है। रिजल्ट के बाद कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ आपको प्रॉपर पूरी एडमिशन कैप्स एकेडमी में करनी है। और अगर बाय चांस आप सी इंटर का प्रोग्राम हमारे साथ नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन अप्लाई अस एंड यू कैन गेट योर फीस बैक। आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर इन दिस पॉइंट, राइट माय डियर फ्रेंड्स? गुड। ओके, अब बात आती है आपके डाउट्स और क्वेरीज की। आप डिजिटली अपना हैंड रेज करेंगे वहां पे और कैमरा चालू करेंगे। आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क अस व्हाटएवर डाउट यू स्टिल हैव। काइंडली गो अहेड। जस्ट हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास, यू कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। हैंड रेज का टैब आप पंच कीजिए और अपना कैमरा चालू कीजिए एंड आपके डाउट पूछिए। Yes, so you can reach us on 7020752751 and you can follow us on Facebook, Instagram. You can go on our channel on YouTube like Caps Academy, or you can visit our site capsacademy.in. So this was the program for CA Intermediate Awareness and Planning for CA Intermediate Program. दोस्तों, wise decisions, they create history, right? So I thank
Mitkari sir for arranging such program and guiding us. I thank all my dear faculties who have participated in this program और हमारे बच्चों के डाउट उन्होंने क्लियर किए, अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, एंड थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स कि जिन्होंने एग्जाम के बाद भी पहली वीकेंड में अपनी नींद अपनी मस्ती छोड़ के उन्होंने जो है ये प्रोग्राम अटेंड किया और अपना अपना करियर को जो है शेप देने का आप जो है प्रयास कर रहे हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अल्मा माइटी को प्रे करूंगा कि आप सबको बहुत अच्छे सक्सेस से वो जो है अवार्ड करें. एंड माय ऑफिस स्टाफ, थैंक यू सो मच. उनके बिना ये काम पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हमारे बैकबोन है, मेरा ऑफिस स्टाफ. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू. एंड this is the CA intermediate program we are calling off. Thank you so much. God bless you. Bye bye.